गाइस, आज हम जिस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं वो उतना मीठा नहीं है जितना दिखता है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं डायबिटीज़ की, वो भी बच्चों और टीनेजर्स में। अभी तक लगता था डायबिटीज़ यानी कि दादा दादी या नाना नानी की बीमारी, लेकिन आजकल बच्चों पे भी इंसुलिन वाले मीम्स बन रहे हैं और बच्चे भी इमरजेंसीज में पहुंच रहे हैं। सो टू कट थ्रू मिथ्स, कंफ्यूजन, गूगल पैनिक, वी हैव ब्रॉट समवन हु डज नॉट जस्ट ट्रीट डायबिटीज़, he teaches India how to fight us. Joining us today is Dr. Anupam Prakash, Professor and Head of Medicine at Lady Hardinge Medical College, Delhi, और एक ऐसे डॉक्टर जो डायबिटीज़ के पीछे का पूरा बायोकेमिकल थ्रिलर आपको ऐसी क्लैरिटी से समझा सकते हैं जैसे कि नेटफ्लिक्स की कोई वेब सीरीज। He has seen it all: type 1 diabetes, type 2, emergency diabetic ketoacidosis. So whether you are a worried parent or a sugar addict or just someone who thinks low sugar मतलब mood swing, stick around, क्योंकि आज हम बस्ट करने वाले हैं बहुत सारे मिथ्स और डिकोड करेंगे why is your pancreas ghosting you at 15. Today we have with us a man whose career is a masterclass in dedication, discipline and depth. Dr. Anupam Prakash. From leading the Department of Medicine at Lady Hardinge Medical College to guiding young doctors and shaping medical textbooks read across the country, Dr. Prakash has spent decades not just treating patients but shaping the very way medicine is taught and practiced in India. He is the editor-in-chief of the Indian Journal of Medical Specialties and a key voice behind multiple editions of API Textbook of Medicine. With over 300 publications, 10 books, and more than 225 lectures delivered across the globe, his influence reaches far beyond the walls of the hospital. He has been honored with some of the highest orations in the medical world and even represented India in Germany as a young researcher meeting Nobel laureates. But beyond the titles and accolades, Dr. Prakash brings something rare: the ability to speak about medicine not just as a science but as a human experience. And that's exactly why we have him here today. Sir, welcome to the podcast. नमस्कार, थैंक यू, इट इज़ ए प्लेजर टू बी हियर। सर, आप तो दिन रात डायबिटीज़ के केसेस देखते हो, तो मेजॉरिटी ऑफ केसेस जो है वो किस एज ग्रुप में या एज ब्रैकेट में है? देखिए, डायबिटीज़ के मरीज़ जो हैं ये 40 टू 60 ईयर्स में यूजुअली हम लोगों के यहाँ आते हैं, लेकिन ये यूजुअली जो है ये इंटरनेशनल सिनेरियो है। हमारे यहाँ हम हमेशा कहते हैं कि ब्लड प्रेशर की बीमारी और शुगर की बीमारी जो है, डायबिटीज़ जो है, ये करीब 1 दशक जल्दी आ जाती है। तो इंडिया में आप समझिए 30 साल के ऊपर ये काफ़ी दशकों से चल रही थी, लेकिन पिछले 10-15 साल में आप देखेंगे कि विद द टर्न ऑफ द सेंचुरी अब जो है ये यंग लोगों में भी आ रही है। तो पहले एडोलेसेंट्स में और अब चाइल्डहुड में, तो इन दोनों में भी शुगर के मरीज़ काफ़ी आ रहे हैं। और ये वैसी वाली शुगर नहीं है जो कि टाइप 1 जो इंसुलिन डिपेंडेंट होती थी, जिनको बचपन में होती थी, और वयस्कों में या एडल्ट्स में जो है टाइप 2 डायबिटीज़ होती थी। अब ये टाइप 2 डायबिटीज़ भी जो है ये बहुत ही छोटी उम्र के बच्चों में देखी जाने लगी है। तो सर, ये इस शिफ्ट का कि मतलब एज ग्रुप ही इतना छोटा हो गया, बच्चे तो कहते हैं खेलते कूदते दौड़ते रहते हैं, तो उनको एंड प्लस जो पेरेंट्स होते हैं वो भी होते हैं ना, अभी तो खाने पीने की उम्र है, खाने दो, तो इतने छोटे बच्चों को शुगर क्यों हो रहा है? देखिए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, खाने पीने की उम्र है, बच्चों को ग्रोथ भी होता है, उनको कैलोरी रिस्ट्रिक्शन नहीं चाहिए होता है, लेकिन जैसे आपने कहा ना, ये खेलने कूदने की उम्र है। तो अगर आप देखेंगे कि पिछले 20-25 साल में ना खेलने कूदने की उम्र जो है ना, खेलना कूदना बहुत कम हो गया है। तो जो ओपन स्पेसेस हैं वो बहुत कम हो गए हैं, लोगों के पास अब बाहर जाने के विकल्प हो गए हैं घर में। तो आपके पास 24 आवर्स टीवी है, आपके पास मोबाइल है, आपके पास सोशल मीडिया है। ये सारी चीज़ें हैं जो बच्चों से उनका बचपन जो है, आज की तारीख में मैं कहूँगा, मतलब कड़े शब्द हैं, लेकिन उनसे बचपन छीन लिया गया है। तो जो बाहर खेलकूद में और खुले जगहों में जो बच्चे खेलते थे या बाहर भी जाते थे, तो पहले आप प्लान करके जाते थे, बड़ा सारा आप लोगों से इंटरेक्शन करते थे तब जाते थे। अब बाहर का भी जो है आप अपने मोबाइल खोलिए या नेट खोलिए और आपके पास सब चीज़ उपलब्ध है। तो एक्टिविटी बहुत कम हो गई है, और ये एक बहुत ज़्यादा और बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से शुगर के मरीज़ बहुत बढ़ गए हैं। ओके, तो सर, जो करंट सिनारियोज है, मतलब कोई रह ही रहे सोसाइटी में, नहीं है खेलने की जगह, या फिर बच्चे स्कूल से 3 बजे आ रहे हैं और फिर शाम को 2 घंटे जो खेलने का टाइम है उस टाइम में ट्यूशन जा रहे हैं, इसमें तो ज़्यादा चेंज इमिडिएटली पॉसिबल नहीं है, तो फिर पेरेंट्स ऐसा क्या करें कि बच्चों को डायबिटीज़ से बचा सके? देखिए, ये जो आप कह रहे हैं चेंज तो करना पड़ेगा। पहले भी हम लोग इसमें जो ट्यूशन जाते हैं बच्चे, तो हम बच्चों को ट्यूशन इसलिए भेज रहे हैं ना क्योंकि उनके ऊपर अब हम प्रेशर ज़्यादा डाल दिया। तो ऐसा तो नहीं है कि पहले बच्चे जो है सारे ट्यूशन ही जाते थे और उसके बिना पढ़ाई नहीं होती थी, लेकिन आज की जो ये मानसिकता हो गई हम लोगों की, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन वाला रह गया है कि अब हम जो है ना, हम टारगेट ओरिएंटेड वर्ल्ड में जी रहे हैं। तो बच्चों को ये भी आना चाहिए, वो भी आना चाहिए, तो बच्चे अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हैं।
या अपनी मर्जी से खेलना चाहते हैं तो वो नहीं खेल रहे हैं। उनका जो है, हम माँ बाप या जो हम उनके अभिभावक हैं, हम उनका डिसाइड कर रहे हैं कि भाई हाँ, बच्चे को स्विमिंग भी आनी चाहिए, बच्चे को बैडमिंटन भी आना चाहिए, बच्चे को जो है लॉन टेनिस भी आना चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा किसी चीज़ में कम ना रहे। अब ये संभव नहीं है, आपके पास समय तो 24 घंटा ही है और बच्चे का बचपन भी सीमित है। तो अगर जगह नहीं है बाहर तो आपके पास और काफ़ी चीज़ें हैं, घर के अंदर भी आप इंडोर गेम्स होते हैं। ये माँ बाप भी आज की तारीख में इतने ज़्यादा बिजी हो गए हैं कि वो भी अपने बच्चों के साथ टाइम नहीं डिवोट कर पाते हैं। तो वर्क फ्रॉम होम है, होमवर्क आजकल माँ बाप को भी मिलता है ऑफिस में, तो मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन ये जो है हमें चेंज तो लाना पड़ेगा। और हमें चेंज करने के लिए हर किसी का अपना अपना सर्कमस्टांसेस हैं, तो वो उस हिसाब से उन्हें चेंज लाना पड़ेगा। और ये चेंज ज़रूरी है अपने बच्चों के लिए, क्योंकि एक बार अगर शुगर हो जाती है तो ज़िंदगी भर रहेगी। तो आमतौर पे पहले जब 50-60 साल पे होती थी तब लॉन्गिविटी ऑफ लाइफ ना एवरेज एज 58 थी। अब जो है वो बढ़ करके 65 हो गई, अब वो 69-70 के आसपास हो रही है। उल्टा बीमारियां और जल्दी होना शुरू हो गई हैं। तो आप ये समझिए, पहले अगर आदमी को 40 साल पे शुगर हो रही है और वो 65 साल तक जी रहा है एवरेज, तो 20-25 साल ही रहने पड़ते थे। आज की तारीख में अब 30, 20, 18 साल पे शुगर हो रही है, और वो जो हमारी जीवन शैली है और जो रहने की अवधि है वो करीब हो गई है, लाइफ स्पैन हमारा हो गया है करीब 70 के आसपास। तो आप ये सोचिए, अब जो है हमें 40 साल रहना पड़ता है, दुगना रहना पड़ता है शुगर के साथ अगर एक बार हो गई तो उसमें कॉम्प्लिकेशंस के साथ रहने की भी और क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब के साथ रहने की भी हमारी जो चांसेस है बहुत ज़्यादा बढ़ गए। तो ये थॉट प्रोसेस हमें हर अभिभावक को, हर माँ बाप को बताना पड़ेगा कि ये हमें चेंज तो करना पड़ेगा, और कट थ्रोट कंपटीशन के साथ जी नहीं पाएंगे बहुत ज़्यादा, फिर बीमारी के साथ ही जीना पड़ेगा। जैसे सर आप अभी कह रहे थे कि पेरेंट्स को बैडमिंटन भी सिखाना है, स्विमिंग भी सिखाना है, टेनिस भी सिखाना है, दे आर तो स्टिल फिजिकल स्पोर्ट्स। अब इंडोर में बच्चा रहेगा तो या तो वो कैरम लूडो बैठा हुआ खेलेगा अगेन सेडेंटरी, या वो टीवी पे वीडियो गेम्स खेलेगा, तो उससे तो बेटर है एटलीस्ट सोसाइटी में कोई एक्टिविटी तो कर रहे हैं जहाँ वो फिजिकली एंगेज है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। इंडोर से मेरा मतलब ये नहीं है कि, देखिए ऐसा है, गेम्स के ना दो तरीके से जो है व्यवहार में बदलाव आता है। एक तो आपकी शारीरिक क्षमता जो है उसमें आप बेहतर हो जाते हैं, और दूसरा है मानसिक भी बढ़ोतरी होती है। तो वो दोनों चीज़ें ही बहुत ज़रूरी हैं बच्चे के विकास के लिए। तो इसलिए अगर आप घर में ज़्यादा एक्टिविटी वाला गेम नहीं भी होता है, चाहे आप लूडो है, शतरंज है, तो भी आपकी मानसिक वृद्धि होती है। और घर पे इंडोर से जैसे है, बैडमिंटन भी इंडोर गेम है, अगर आपके पास आंगन नहीं है तो आप जो पीटी एक्सरसाइजेज स्कूल में सिखाई जाती हैं, योग है, ध्यान है, ये सब चीज़ों में आप अपनी एक्टिविटी कर सकते हैं। और जो पीटी एक्सरसाइजेज जो बचपन में सिखाई जाती है वो घर में सब कर सकते हैं। तो एक एक्टिविटी होना ज़रूरी है। तो उससे जो है आपकी जो शारीरिक क्षमता के साथ साथ आपकी मानसिक क्षमता का भी वृद्धि होती है, वो बहुत ज़रूरी है करना आज की तारीख पर। सर जो स्कूल है, आई थिंक 9 घंटे बच्चे के जीवन के स्कूल में चले जाते हैं, और अगर हम गेम्स पीरियड की बात करें तो किसी स्कूल में हफ्ते में 1 होता है, किसी में 2 होता है, वो भी कई बारी कुछ सब्स्टिट्यूशन टीचर ले लेता है। बिल्कुल। तो मूलभूत रूप पे जब हमारे बच्चे का मतलब लाइफ का एक मेजर पार्ट स्कूल में चला, आफ्टरनून इज नॉट फॉर प्लेइंग, है ना, तो उसका शाम तक का दिन आप मान लो कि उधर निकल गया। तो स्कूल में क्या ऐसा मैंडेटरी नहीं कर देना चाहिए कि सुबह 1 या 2 घंटे का कुछ फिजिकल एक्टिविटी स्कूल में ही इंक्लूड कर लिया जाए? देखिए, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। स्कूल पे आज की तारीख में हमें केंद्र अपना जो है ध्यान हमें स्कूल पे लगाना चाहिए, क्योंकि स्कूल में बच्चा, जैसे आप कह रहे हैं, 6 घंटे तो बच्चे के लगते ही लगते, 6 साढ़े 6 घंटे, 1 घंटा आना 1 घंटा जाना, जो अपने बच्चों के साथ मतलब पूरा आप ये मानिए कि शाम के 4 बजे तक या 3 बजे तक, जैसा आपने ठीक कहा, 2-2:30 बजे तक बच्चा आता है, 3 बजे तक, तो उतना सवेरे से 3 बजे तक का समय जो है वो बच्चे का चला जाता है। फिर आपके पास वो 2-4 घंटे एक्टिविटी रहते हैं, खाना निकाल दीजिए, होमवर्क निकाल दीजिए, तो 2-3 घंटे की एक्टिविटी रहती है। तो इसलिए जो आप कह रहे हैं मैं बिल्कुल सहमत हूँ उसमें कि आपको जो है बच्चों को अगर हमें बनाना है तो स्कूल के ऊपर हमें अपना ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। और स्कूल में जो आप कह रहे हैं कि सवेरे 1 घंटे का समय निकालें खेलने कूदने के लिए, वो बहुत ज़रूरी है। कई स्कूलों ने इस पर तवज्जो देना शुरू किया है और कईयों ने स्विमिंग कंपलसरी कर दी है, तो एक स्विमिंग का पीरियड ज़रूर होता है, गेम्स का पीरियड ज़रूर होता है। तो ये कुछ स्कूलों में तो मैं जानता हूँ, सब में तो मैं कहता हूँ, मुझे पता है कि सब में स्विमिंग पूल की व्यवस्था नहीं है अभी, लेकिन ये चीज़ें हमें मूलभूत पे, जैसा आप कह रही हैं, ये हमें स्कूल हेल्थ पे ज़रूर करनी पड़ेगी, केंद्र का अपना ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना हम नहीं कर पाएंगे। स्कूल में ना सिर्फ खेल कूद का, लेकिन खाने का भी जो है बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। कई स्कूल तो विद्यालय कई बहुत कर रहे हैं इन सब चीज़ों में, उन्होंने अपने बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया है, बच्चों को चेंज भी कर रहे हैं, बच्चे आकर के पेरेंट्स को भी बताते हैं कि ये नहीं खाना है आपको फास्ट फूड। लेकिन ये है कि वो पर्पस जो है वो हमें साधना पड़ेगा, और उसको ध्यान में रखते हुए
हमें स्कूल हेल्थ पे बच्चों की बहुत ध्यान रखना पड़ेगा और स्कूल में बच्चों को ही हमें माध्यम बनाना पड़ेगा एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ चेंज। वो ही जो है, क्योंकि अगर बच्चे समझ जाएंगे तो वो फिर कोल्ड ड्रिंक्स नहीं लेंगे, जो फास्ट फूड है उससे भी दूर जाएंगे और फिर वो अपने अभिभावकों को भी और जो समाज है उसको भी परिवर्तन करने में मदद कर पाएंगे आने वाले समय में। आपने ये बोला कि बच्चे एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ चेंज, तो आई थिंक उसमें आप काफ़ी हद तक सही हो, क्योंकि पेरेंट्स जो बात बोलते हैं वर्सेस टीचर अगर उन्हें कुछ बताते हैं तो बच्चे उसे बहुत हद तक कैरी फॉरवर्ड करते हैं। अभी मेरा जो छोटा वाला बेटा है, उसके ईवीएस के टीचर ने बोला होगा कि कॉफ़ी में अप टू 10% कॉकरोचेस परमिसिबल है, वो जो भी एडल्टी एक्ट या जो भी होता होगा। तो मैं 2 दिन बाद उसको कॉफ़ी पीती हुई दिखी, मम्मी मैंने आपको बताया था ना इसमें कॉकरोच होता है, क्यों पी रही हो इसको? सो ही डिडंट लेट मी हैव दैट कॉफ़ी। फिर मैंने कहा अच्छा आपकी ईवीएस मैम ने बताया था कि 3 to 4% चॉकलेट में भी होता है कॉकरोच। कह रहे नहीं ये तो नहीं बताया। तो आई एम श्योर अगर टीचर बिल्कुल बताएंगे किसी भी वे में, मतलब बेसिकली स्वीट से उन्हें दूर रखना, तो इट डज हेल्प। बहुत फर्क पड़ता है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और ये चीज़ जो है आजकल हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि विद्यालयों में जाकर के बच्चों को, जो पहला स्टेप है अवेयरनेस, तो अवेयरनेस बताना, मतलब लोगों को कि हाँ ये साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे ये आपका प्रोग्राम है तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम कम से कम अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं। अवेयरनेस बढ़ेगी तो फिर नेक्स्ट स्टेप है कि अवेयरनेस के बाद एजुकेशन हो जाएगी। तो अगर एजुकेटेड हो जाएगा आदमी, अवेयरनेस और एजुकेशन में फ़र्क है। अवेयरनेस तो मुझे पता है, लेकिन एजुकेटेड है कि हाँ मुझे उसके परिणाम, उसके दुष्परिणाम सब चीज़ें पता है, मैं उसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में पूरा जानता हूँ, तब फिर आप थर्ड स्टेप इम्प्लीमेंटेशन पे आ पाएंगे। तो वो बहुत ज़रूरी है। और अगर आप मुझे पढ़ाएंगे तो हमारी तो आधी ज़िंदगी निकल चुकी है, तो हमें पढ़ाने से इतना फ़ायदा नहीं। फिर ये ना, हमारा जो माइंड है वो रिजिड है, हमने अपने जो है ओपिनियंस, अपनी धारणाएं बनाई हुई हैं। बच्चे जो है उनका माइंड ना बहुत जैसे वो क्ले की तरह होता है, आप उसको मोल्ड कर सकते हो। तो अगर आज की तारीख में उनको आपने बता दिया कि ये अच्छा है और ये सेहत के लिए अच्छा है, पूरे समाज के और आपके माँ बाप के लिए भी। आप देखिए वातावरण के बारे में भी, जो पॉल्यूशन है या कोविड के बारे में भी बच्चों ने कितना जो है, मैं कहूँगा पॉजिटिव इन्फ्लुएंस रखी उस समय भी। तो ये ज़रूरी है, अगर हम खान पान में भी बच्चों को बता पाएंगे कि हाँ ये सही है, और इससे आपकी जीवन आयु तो बढ़ेगी ही, लेकिन अपना जीवन काल जो बढ़ेगा उसमें आप अच्छे से, अच्छी तरह से अपना सुखी रह करके, स्वस्थ रह करके आप कर पाएंगे अपना जीवन यापन। ये बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए इस पे हमें आना पड़ेगा। ये मुश्किल काम है, लेकिन ये हमें करना पड़ेगा एक लेवल पे। सर सीबीएसई ने शुगर बोर्ड स्कूल में मैंडेटरी कर दिए हैं। सो सिंस यू आर आल्सो द हेडिंग द डायबिटीज एसोसिएशन, तो आपको पॉलिसी मेकिंग में कुछ से मिलता है क्या? ऐसे डायरेक्ट नहीं करता, लेकिन ये है कि हाँ हम लोग जो है काफ़ी कैंप्स वगैरह करते रहते हैं जन समुदाय के लिए भी, और कुछ एक जो है लेटर्स ड्राफ्ट करके बीच बीच में जब भी कोई नई चीज़ आती है तो हम लोग जो है वो गवर्नमेंट को लिखते हैं। और जैसा ये स्कूल वाला प्रोग्राम है, तो हमने कई स्कूलों में ऐसे प्रोग्राम किए हैं और अभी भी मेरे पास आया हुआ है 2 जगह से प्रपोजल। तो हम उस पर वर्क कर रहे हैं कि किस तरीके से हम ये शुगर वाला ही जो है, शुगर का बोध जो है बच्चों को दे सकें। तो कुछ पैनल डिस्कशन टाइप, और वो जो है स्कूल से हमारे पास आया है बचपन से लेकर के, मतलब शुरू की क्लासेस, 3rd 4th की क्लासेस से लेकर 12th तक की क्लासेस के लिए। तो ये मेरा मानना है कि धीरे धीरे अवेयरनेस जो है, जानकारी, जागरूकता जो है बढ़ रही है। लोग जानकारी पाना भी चाहते हैं और अपने बच्चों को देना भी चाहते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप है और मेरा मानना है धीरे धीरे ये एडवोकेसी में, अभी एडवोकेसी का पार्ट है, तो ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा समय के साथ साथ। जैसे शुगर को लेके ट्रेनिंग हो रही है, ऐसा कुछ स्कूल में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि स्पोर्ट्स भी उतना ही मैंडेटरी हो जाए कि डेली जैसे आप मॉर्निंग असेंबली आप खड़े खड़े करते हो, उसके बजाय क्योंकि स्कूल के पास फैसिलिटी है, इतना बड़ा ग्राउंड है, एंड दैट इज आई थिंक अंडर यूटिलाइज्ड ओनली, नहीं यूज होता एक्सेप्ट फॉर स्पोर्ट्स डे में 1 महीने का जो सेशन रहता है, अदर देन दैट इट इज हार्डली यूटिलाइज्ड। तो यही शुगर बोर्ड वाले ही ये भी प्रपोज करें कि 1 घंटे या 1.5 घंटे बच्चों का फिजिकल एक्टिविटी एवरी क्लास का मस्ट है। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो सीबीएसई बोर्ड है उसने तो कुछ मैंडेट किया हुआ है, लेकिन वो जैसा आपने पहले भी कहा कि वो मैंडेट तो है, लेकिन किसी का एक्स्ट्रा पीरियड किसी के उसमें चला जाता है, तो वो भी इम्पोर्टेंस नहीं है। लेकिन जैसा है, ये मेरा मानना है कि हम इसको एसोसिएशंस के द्वारा भी, और जो पेरेंट टीचर्स एसोसिएशंस हैं उनको भी हम टारगेट कर सकते हैं और उनसे भी कह सकते हैं कि ये जो आपका खेल का है, और सवेरे जैसे असेंबली होती है उसमें 15 मिनट का जो है फिजिकल एक्सरसाइजेज ज़रूर कराई जाए बच्चों को, तो उससे एक एक्टिविटी बनी रहेगी। तो ये आपका बिल्कुल अच्छा आइडिया है। पहले तो हम लोग ये रेगुलरली करते थे, हमारे इस विद्यालयों में होता था ये, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये कम हो गया है, इसको दोबारा से वापस लाया जा सकता है। राइट, एंड सिर्फ 15 मिनट आधे इनफ? देखिए ऐसा है, मेरा मानना है कि अगर हम ज़्यादा पे एकदम से कोर्स के लिए कहेंगे ना, तो वो हर किसी का होगा हमारा ये टीचिंग ख़त्म हो जाएगी, हमारी ये ख़त्म हो जाएगी।
शुरुआत हमेशा हमेशा छोटे से करना चाहिए, और एक बार वो सक्सेसफुल हो जाए, 15 मिनट किसी को देने में दिक्कत नहीं होगी। जहाँ वो 25 मिनट या 30 मिनट पे आएगा, वहाँ पे विद्यालयों में दिक्कत होगी, वो कहेंगे हमारा तो 1 पीरियड कम हो जाएगा इसमें। तो वो जो है ना, शुरुआत हमेशा कम से करिए, एक बार वो चीज़ के परिणाम मिलने लगेंगे और अच्छे परिणाम मिलेंगे तो बढ़ाने में आसानी रहेगी, मेरा मानना ये है। सर, आप जो बता रहे थे कि आजकल अर्ली एज में डायबिटीज देखने को मिल रहे हैं, तो इसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं? बिकॉज पेरेंट्स आर मोस्टली नॉट अवेयर। ठीक है ना, थोड़ा सा मिठाई तो खा लिया या लड्डू है, हमारे यहाँ तो रिवाज भी है, इतने सारे त्योहार हैं, हर त्योहार पे मिठाई का डब्बा चलता है। तो उनके लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस के लिए शायद पेरेंट्स अवेयर नहीं है। और एक ये भी कल्चर होता है ना, नहीं फिनिश कर, जो भी तूने प्लेट में लिया है फिनिश कर, बच्चे के पेट में जगह है या नहीं है। खिलाने पे बहुत ज्यादा जोर है, या दूध भी है तो उसको हम कुछ ना कुछ उसमें कॉम्प्लान, हॉर्लिक्स या एनी अदर ड्रिंक, आई थिंक विच इज ऑल्सो शुगर लोडिंग योर चाइल्ड। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं आप। जो ये आदत है हमारी कि फिनिश कर, वो एक तरीके से तो अच्छी आदत है कि खाना वेस्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन उस फिनिश कर में हमें पहले बच्चे को समझाना चाहिए कि थोड़ा ही ले जो है अपनी प्लेट में, और जब वो खत्म हो जाए तो थोड़ा और ले ले। 4 बार लेने में कोई शर्म की बात नहीं है। तो ये तो एक कुछ संस्कार की बात है, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन हाँ, जो फिनिश करने वाली आदत है वो ठीक नहीं है। वो 2 रीज़न से, एक तो फिनिश करने के चक्कर में आप पेट से ऊपर खाते हैं, जो ना सिर्फ एक्स्ट्रा कैलोरीज देता है, लेकिन आपको जो है बीमारियों की भी जड़ है वो, क्योंकि आपको शुगर होने का, मोटापा होने का, ये सब का कारण है। दूसरी चीज़ है, अगर आप ओवरलोड करते हैं तो फिर मतलब ज़्यादा खाते हैं, आप पेट को ओवरलोड करते हैं, तो आपको फिर पेट से संबंधित बीमारियां, नींद भी आ सकती है, ये भी चीज़ें हो जाती है, तो आपकी एफिशिएंसी कम हो जाती है, जो आप बच्चे के लिए नहीं चाहते हैं। तीसरी चीज़ है, अगर आप बचा हुआ खाना खत्म करने के लिए खाते हैं तो वो बैलेंस डाइट का पार्ट नहीं है। तो जो आप खुराक खा रहे होते हैं, जब आपके पास सारा संपूर्ण खाना होता है तो आप थोड़ा थोड़ा सब लेते हैं। अब जो बचा हुआ है वो ही आप एक्सेस में ले रहे हैं, तो आपको बैलेंस डाइट जो है, जो तत्व आपको पूरे मिलने चाहिए वो नहीं मिलते हैं। इसीलिए पहले गृहिणियाँ ख़त्म करती थी ट्रेडिशनली जो है खाना, लेकिन वो बैलेंस डाइट नहीं था, तो उन्हें न्यूट्रिशनल वीकनेसेस बहुत हो जाती थी, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज हो जाती थी, अनीमिया हो जाता था और काफ़ी बीमारियाँ होती थी। तो ये जो है ये चीज़ ठीक नहीं है। तो जहाँ तक है ताज़ा बने और ताज़ा खाना सब खाएं, और थोड़ा थोड़ा सब खाएं, वो ज़्यादा ज़रूरी है कि एक चीज़ बहुतायत में खाएं। तो खाने पे ये भी बहुत ज़रूरी है कि बहुतायत में कुछ भी नहीं खाना है, और जहाँ तक है पेट भर करके नहीं खाएं, पेट थोड़ा सा खाली रखें हमेशा। हो सकता है कोई और अच्छी चीज़ आपको मिल जाए इस उम्मीद में, लेकिन वैसे भी जो है पेट खाली रखना चाहिए, क्योंकि आप ज़्यादा खाते हैं या पेट भर करके खाते हैं तो आपकी जो इंसुलिन रिजर्व है वो भी पूरा यूज़ होता है, रिफ्लक्स के चांसेस बढ़ते हैं, एसिडिटी होने की चांस बढ़ता है, और जो है बीमारियों की ये जड़ है। तो लिमिट में खाएं, नियमित खाएं, समय से खाएं, और ख़त्म करने की आदत ना रखें। तो ठीक कह रही हैं आप। सर, पहले तो अंडर न्यूट्रिशन की भाई बहुत समस्या थी इंडिया में, अभी ओवर न्यूट्रिशन भी प्रॉब्लम हो रही है। आप कह रहे हो कि बच्चे को थोड़ा ही लेना सिखाओ प्लेट में, पर देयर आर पेरेंट्स जो बच्चा नहीं पीना चाहता है तो दूध, जैसे उनका सपोज हाफ कप का एपेटाइट है, दे विल से नहीं पूरा कप भर के पीना, नहीं इसे फिनिश करो। सो इज इट ओके कि आप क्योंकि दूध में कई लोगों को थोड़ा लैक्टोज इंटॉलरेंस भी होती है, आई थिंक पेरेंट्स उस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं कि बच्चा पूरा ग्लास दूध नहीं पी पा रहा है, एंड सुबह ही सुबह पहले ही फीडिंग उनको जो है ओवर फीडिंग मिल जाता है। So what is your take on that? देखिए, आप ठीक कह रहे हैं। ऐसा है कि बच्चे के खाने पे हमारा ध्यान बहुत ज़्यादा केंद्रित रहता है, और वो रहना भी चाहिए, उसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन ये है कि बच्चे को फोर्स नहीं करना चाहिए हमें। एक ना, ये हमारी मानसिकता में है कि बच्चा भूखा रह जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ये हमें समझना चाहिए कि बड़ा फिर भी भूखा रह सकता है, वो शर्म के बारे में मांगेगा नहीं आपसे, लेकिन बच्चा जो है वो भूखा नहीं रहता। उसे जैसे ही भूख लगेगी वो माँ के पास या घर में आएगा दौड़ते हुए कि मुझे कुछ खाने को दो, मुझे भूख लगी है। और अगर आप लोगों को सबको अपना बचपन ध्यान होगा तो आप नाक में दम कर दोगे, मम्मी बना भी रही होंगी, तब भी आप जो है वो माँ को बनाने से पहले सर खा जाओगे, मुझे भूख लगी है, भूख लगी है, भूख लगी है। तो ये हमें अपनी मानसिकता में लाना पड़ेगा कि बच्चे को भूख लगेगी, वो ज़रूर बताएगा आकर के। जो खास तौर से जितना छोटा बच्चा होगा उतना ज़्यादा आपको आकर के बताएगा। तो ये हमें दिमाग से निकालना है कि हम उसे पूरा गिलास दूध भर के भेजेंगे और उसका मन नहीं कर रहा है, वो धीरे धीरे वो जो है वो दूध को एवर्जन डेवलप कर लेगा, वो फिर दूध नहीं पीना पसंद करेगा। तो आप उतना ही दीजिए जितना बच्चा लेना चाहता है। निगरानी रखें उसके ऊपर कि दिन भर में उसने कितना लिया है, उसको पूरी पौष्टिक आहार मिल गया है, कैलोरीज जितनी रिक्वायरमेंट है वो मिल गई हैं या नहीं, किसी दिन कम तो नहीं खा रहा है। अगर वो आप 24 घंटे निगरानी रखेंगे तो आप बच्चे को बीमारी या अगर कोई चीज़ उसे परेशान कर रही है तो वो भी आप पकड़ पाएंगे।
लेकिन अगर आप उससे ये सोचेंगे कि आपने सवेरे पूरा 1 गिलास या 1.5 गिलास दूध दे दिया और दिन भर अब आप फ्री हो गए, वो संभव नहीं है, वो रहना भी नहीं चाहिए। तो निगरानी चाहिए, और बच्चा जो है हमेशा जब भी भूख लगेगी तो आ करके घर में या माँ के पास जा करके तो ज़रूर भूख की वजह से कहेगा कि मुझे कुछ दे दो खाने को। तो वो ये सोचना है, हम लोग सोचते हैं कि बच्चे भूखे रह जाएंगे, बच्चे भूखे नहीं रहते आसानी से। सर ये जो जितने भी हेल्थ ड्रिंक्स आ रहे हैं, कॉम्प्लान, हॉर्लिक्स, प्रोटीन एग्स वगैरह वगैरह अंडर डिफरेंट ब्रांड नेम्स, ये किन कंडीशंस में देना ठीक है? देखिए ये सारे जो हैं, इनको मैं हमेशा कहता हूँ कि ये नॉर्मल खुराक नहीं है, ये सप्लीमेंट्स हैं। ये आपके खाने को, या आप जो 24 घंटे में आहार ले रहे हैं उसको ये और पौष्टिकता दे सकते हैं ये, लेकिन खाने का सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो अगर दूध सवेरे पीते हैं तो दूध लें, दिन में खाना खाते हैं खाना खाएं। जो लोग अगर मान लीजिए खाना नहीं खा रहे, कई बच्चे बहुत चूजी होते हैं, वो नहीं खाते दोपहर में खाना, तो आप सोचिए कि हाँ चलिए हम सवेरे का दूध जो है वो इनमें से किसी एक से थोड़ा सप्लीमेंट कर दें। या बच्चा दूध पसंद नहीं है, उसे कहता है उसे फ्लेवर्ड मिल्क ही चाहिए है, तो आप ट्राई कर सकते हैं, सोया मिल्क आता है फ्लेवर्ड, वो आप ट्राई कर सकते हैं, या इसकी वजह से थोड़ा सा फ्लेवर चेंज करने की कोशिश कर सकते हैं। कायदे से ये सारे सप्लीमेंट्स वैसे ज़रूरी नहीं होते, अगर बच्चा नॉर्मली अपना खाना सवेरे से शाम तक खा रहा है तो इनकी किसी की भी ज़रूरत नहीं है कायदे से। और ये वैसे भी जो है ये बहुत ही छोटी मात्रा में बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो ये जिनको हम कहते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, जो कि कायदे से रहन सहन की बीमारियां बढ़ाते हैं, चाहे ब्लड प्रेशर हो चाहे शुगर हो। तो ये जो है ये क्योंकि आपको एक छोटी सी मात्रा में बहुत ज़्यादा जो है कैलोरीज दे रहे हैं, और ये जो कैलोरीज है ये कोई आपकी बहुत फाइबर से रिच वाली कैलोरीज नहीं होती है। तो क्या होता है कि इसमें आपको कैलोरीज मिलती हैं, फाइबर नहीं मिलता है। तो ये एक्चुअली आपका जो अगर लाइफस्टाइल ख़राब है उसमें ये डायबिटीज़ और मोटापा पैदा करने की जड़ है। तो ये कायदे से तो ये नहीं देने चाहिए। इस दे शुड ओनली बी यूज्ड एज ए सप्लीमेंट टू एड योर मील्स। तो अगर आप प्रॉपर खाना खा रहे हैं तो इनमें से किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, और 90% लोगों को ज़रूरत नहीं ही होती है। सर आजकल बच्चे जाते हैं बर्थडे पार्टीज में, आप सब जगह पे वही कोल्ड ड्रिंक, फ्रूटी या वो रियल के फ्रूट जूसेस मिलते हैं। पार्टी में जाते हो तो एज पेरेंट आप घर में तो रोक लेते हो, पार्टी में कैसे रोको? तो व्हाट आर हेल्दी अदर ऑल्टरनेटिव्स कि अगर आप पार्टी में भी जा रहे हो तो पेरेंट्स, जो भी पेरेंट देख रहा हो कि भाई हम बर्थडे पार्टी में भी अपने बच्चे को भी जहर ना दें और दूसरे के बच्चे को भी जहर ना दें, तो व्हाट कुड बी अदर ऑप्शंस? देखिए ये बहुत ज़रूरी है कि एक चीज़ ध्यान रखना है हमें कि ये सब चीज़ें कायदे से तो बिल्कुल नहीं चाहिए, लेकिन अगर कभी लेना पड़े तो थोड़े ले, ज़्यादा नहीं। तो मॉडरेशन जो है, मॉडरेशन एक कीवर्ड है, कोई भी चीज़ बहुतायत में नहीं लेनी चाहिए। ये सब चीज़ें तो बिल्कुल ही हानिकारक रहती हैं, तो फ्रूट जूसेस तो अवॉइड ही करने चाहिए, जो कोला ड्रिंक्स हैं वो भी अवॉइड करनी चाहिए। तो और फास्ट फूड आइटम्स जो हैं उनमें मैदा बहुत होती है, जो भी मोटापा और शुगर के केसेस बढ़ाने में मदद करती है। तो ये वन ऑफ डे लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन फिर भी मात्रा कम होनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी सर, क्योंकि सबका मॉडरेशन का डेफिनेशन बहुत अलग है। बिल्कुल सही है। तो फ्रीक्वेंसी कायदे से तो देखिए मैंने बताया ये लेने की जरूरत नहीं है इनमें से किसी भी चीज की, लेकिन वन ऑफ डे मैं कह रहा हूँ, वंस इन ए ब्लू मून या आप ले रहे हैं तो उसमें कोई बात नहीं। देखिए कायदे से तो नहीं लेना है, कोई राशन नहीं है इसमें, मतलब कोई इस पे रिकमेंडेशन नहीं है कि लेना है, कायदे से तो नहीं लेना है। लेकिन हाँ ठीक है, कभी वंस इन ए वाइल आपने ले लिया, चाहे वन से वीक है या वन से फोर्टनाइट है या वन से मंथ है, तो दैट कैन बी ओनली एज ए इन मॉडरेशन। ये नहीं कि आप पूरा खाना वैसे ही खा रहे हैं, टेस्ट के लिए ले लिया, आपको पसंद है कभी ले लिया, दैट इज ओके। लेकिन ये है कि इसके सब्स्टिट्यूट्स हर जगह उपलब्ध हैं। तो एक तो कैंड जितने भी आइटम्स होते हैं जो कि पैकेज्ड होते हैं, उन सब में प्रिजर्वेटिव होता है, तो वो हानिकारक रहता है। प्रिजर्वेटिव पहले ज़माने में जो है तो चीनी और नमक, ये दो चीज़ें अपार्ट फ्रॉम अदर स्पाइसेस जो होते थे, तो ये दोनों चीज़ें आप ज़्यादा डाल दीजिए तो चीनी, वो जो चीज़ है वो ज़्यादा चलती थी। तो वो अक्लमंदी की बात है। लेकिन पहले के ज़माने में ना कार होती था ना एयर कंडीशन होता था, तो आदमी वो सब खाता भी था और उसके बाद भी स्वस्थ रहता था, क्योंकि उसकी दिनचर्या आमतौर पे वो कोई वॉक नहीं करते थे सब लोग, लेकिन सबके पास गर्मी में पसीना बहता था, क्योंकि एसी था नहीं तब लोगों के पास, ज़्यादा से ज़्यादा कूलर होता था और ऊंची ऊंची दीवारें होती थी, तो उसमें ना वातावरण अलग था। आजकल आपका ग्लोबल वार्मिंग भी है, एसी भी है, आप बाहर जाना पसंद नहीं करते, विटामिन डी की भी डेफिशिएंसी हो गई, तो इन सब के आपके पास सब्स्टिट्यूट्स हैं। बेहतर है कैंड फूड की जगह आप वही बनाइए नींबू पानी और वो पिलाइए, उसमें फिर आप अपने हिसाब से चीनी और नमक खुद डाल सकते हैं अपने स्वाद के हिसाब से। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें कर सकते हैं आप। नींबू भी पानी रख दीजिए आप अलग से ठंडा, और नींबू अलग कर लीजिए। आजकल तो बहुत सारी आपके पास ऑप्शन है जो आप कर सकते हैं, लेकिन कैंड फूड से बाहर निकलना पड़ेगा। और ऐसे ही मैदे की जगह जो है आप आटे का बना हुआ सामान रख सकते हैं। थोड़ा मुश्किल होता है, स्वाद कम आएगा,
लेकिन ये है कि जैसा कि आपने कहा जहर खिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको ये खिलानी नहीं होगी, आपने सबको जो है फास्ट फूड आइटम्स खिलाएं। तो बदलना तो थोड़ा पड़ेगा। अब आप थोड़ा खर्चा करके अगर आप पूरी बनवा भी रहे हैं तो पूरी फिर आप फ्रेश तेल में बनवाइए, जो है पुराना जो बार बार तेल इस्तेमाल होता है वो नहीं यूज़ हो तो बेहतर है। तो चीज़ें देखिए, हर चीज़ का सॉल्यूशन है, हम कितना परिश्रम करना चाहते हैं। छाछ मट्ठा, छाछ मट्ठा बिल्कुल आप ले सकते हैं, वो भी मैं कहूँगा कि पैकेज ना लेकर के आप, क्योंकि पैकेज में नमक हमेशा ज़्यादा होगा। और आप अपना मंगवा लीजिए, आप कुछ दही पूरा आजकल तो बड़ी जगह मिल जाता है, आप डेली से मंगा सकते हैं, जो है दही मंगवा करके मथवा लीजिए उसे, या नमकीन दही मंगवा लीजिए और उसमें अपने हिसाब से पिला दीजिए। तो ये चीज़ें तो करनी पड़ेंगी इवॉल्व हमें समय के साथ साथ। सर एक साइड जहाँ पे गवर्नमेंट ने सीबीएसई में, मतलब सीबीएसई ने शुगर बोर्ड्स मैंडेटरी करे, आपको नहीं लगता कि सेम स्कूल्स में ऐसी भी कोई पॉलिसी आनी चाहिए वेयर फास्ट फूड इज नॉट अलाउड टू बी सोल्ड इन द स्कूल कैंटीन? क्योंकि एक तरफ तो आप शुगर बोर्ड्स मैंडेटरी कर रहे हो, दूसरी तरफ कैंटीन में ही आप कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, पिज्जा, बर्गर, पास्ता सब मिल रहे हैं। देखिए, बोर्ड को तो मैंडेटरी कर ही देना चाहिए, लेकिन कई स्कूल है जिनको मैं जानता हूँ जिन्होंने ये चीज़ ऑलरेडी हटा दी है। तो ये मेरे ख्याल से, जैसा मैंने पहले भी कहा, पीटीए जो है, पेरेंट टीचर एसोसिएशन हैं, अगर उनको भी जागरूकता आएगी तो धीरे धीरे ये चीज़ें चेंज हो जाएंगी। और मेरा मानना है आने वाले समय में ये काफ़ी ज़्यादा, आपका प्रोग्राम ही एक जो है इस लेवल पे लेके जाएगा चीज़ें, कि लोगों को समझ में आएगा कि नहीं लेनी है शुगर, और शुगर वाली बीवरेजेस जो हैं या खान पान है तो, और बच्चों को बचा करके रखना है, क्योंकि यही हमारा फ्यूचर है आगे के लिए। तो इनमें बीमारी नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। सर अगर हम डायबिटीज़ की ग्रेविटी समझाना चाहें अपने ऑडियंस को, तो एज वाइज अगर हम लेके चले, लाइक फर्स्ट 5 years देन अनदर 5 years, तो क्या क्या डायबिटिक इमरजेंसीज आपने देखी है इन हॉस्पिटल एज अ डॉक्टर? देखिए, डायबिटीज़ का आपने पहले भी कहा था उसको कि उसकी ग्रेविटी क्या है, तो शुगर के साथ ये समझिए कि एक बार अगर आपको शुगर हो गया है और अगर साथ पे मोटापा है, तो मोटापा तो आप कम कर सकते हैं तो थोड़ा शुगर भी कंट्रोल हो जाता है, लेकिन मोटापा जो है वो जननी है कई बीमारियों की, और उसमें से शुगर एक है। तो अगर बच्चों में आप देखिए तो बच्चों पे मोटापा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बच्चों में अगर मोटापा आएगा तो बीमारी आएगी आएगी, ब्लड प्रेशर भी आएगा, शुगर भी आएगा, जल्दी उम्र पे गठिया भी हो जाएगी। ये सारी दिक्कतें बहुत ज़्यादा होने की चांसेस रहते हैं बच्चों में। तो बच्चों में तो वज़न होना ही नहीं चाहिए। अब जैसे आपने कहा शुगर, तो ये समझिए कि आज की तारीख में भारतवर्ष में, मतलब इंडिया में, करीब 1 in every 10 इंडिविजुअल्स डायबिटिक है। तो ये अक्रॉस एजेस है एडल्ट्स में। बच्चों में अभी इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी आप ये मान के चलिए अगर वज़न ज़्यादा है बच्चे का तो उसको शुगर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं आने वाले समय में। तो हमें मोटापा रोकना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि तब हम बचाव कर पाएंगे आने वाली ब्लड प्रेशर और शुगर का। तो मैं इसलिए जानबूझ करके डायबिटीज़ के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं मोटापे के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि हम एक स्टेप पहले अगर रोक पाएँ बीमारी को तो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, रादर देन कि जब बीमारी हो जाए तब तो हमारे पास ज़्यादा कुछ ऑप्शन रह नहीं जाते हैं इलाज के लिए और एक्टिविटी और लाइफस्टाइल के। लेकिन ये है कि अब जैसे कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो आप ये मान करके चलिए 10 से 15 साल बाद शुगर के तो कॉम्प्लिकेशंस शुरू हो ही जाते हैं। कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, चाहे गुर्दे पे असर आने लगे, चाहे दिल पे, चाहे दिमाग पे, तो नसों पे भी असर आने लगता है, ब्लड वेसल्स पे भी, जो रक्त ले जाती हैं शिरा धमनी, उनमें भी, और जो नर्व्स आपकी होती हैं उनमें भी असर आने लगता है। ये जो टाइप 2 डायबिटीज़ है उसमें तो कई बार बीमारी जब हम लोगों को पता चलती है तब भी इनमें से कोई ना कोई दिक्कत ऑलरेडी शुरू हो गई होती है। तो ये कहना कि कब आएगी बीमारी ये ज़रूरी नहीं है। सर बेसिकली इंडिया में प्रॉब्लम ये है कि किसी का भी बच्चा ओवरवेट है तो उसे ओवरवेट नहीं लगता। आप किसी को बोल नहीं सकते कि भाई इसे ज़बरदस्ती मत खिला, ये पहले ही ओवरवेट हो रहा है, इसका पेट आ रहा है। एंड प्यार दिखाने का तरीका ये है कि यू हैव टू, मतलब बेटा खा ले, बेटा खा ले। एंड क्योंकि डायबिटीज़ एक साइलेंट डिसीज़ है, जैसा कि आप बता रहे हो, कोई सिम्टम नहीं है, कोई वार्निंग साइंस नहीं है। अगर आपका शुगर बढ़ा हुआ है तो आपको बहुत टाइम तक पता ही नहीं है कि भाई आप इस शुगर लेवल को सस्टेन कर रहे हो। तो ऐसे में पेरेंट्स क्या स्क्रीनिंग कराएं और उनके अंदर ये अवेयरनेस कैसे पैदा करें कि भाई स्क्रीनिंग करा लो। लाइक फॉर एग्जांपल मेरा अपना बेटा ही 7 years ओल्ड, एंड उसके जब वो सुसु करके आता तो उसको चींटे, जहाँ भी वो स्प्रेड होता तो छींटे आ जाते थे बहुत सारे। एंड नॉर्मली खेलते हैं बच्चे तो पानी पीते ही हैं बारी बारी। तो एक जो बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम हम बोलते हैं डायबिटीज़ का कि भाई बारी बारी प्यास लगेगी, बारी बारी आप सुसु जाओगे, तो आप इसको भी इग्नोर कर देते हो कि हाँ ठीक है पानी पी रहा है तो सुसु आ रही है, खेल रहा है तो पानी पी रहा है। तो कहाँ पे स्क्रीनिंग करना मैंडेटरी हो जाता है, या कहाँ पे पेरेंट्स के लिए अलार्म है कि आप स्क्रीनिंग करा लो? देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ब्लड प्रेशर है, शुगर है, ये सारी जो है बीमारियां, ये साइलेंट किलर्स हैं, ये दबे पाँव आती हैं और पता नहीं चलता है कब आ जाती हैं। तो इसके लिए स्क्रीनिंग ज़रूरी है।
तो स्क्रीनिंग दो तरीके की है कि एक तो जब आपके पास रिस्क फैक्टर्स हों तो आपको ज़्यादा आशंका होती है कि ये हो जाएगी बीमारी, तो आप करा सकते हैं। और एक जो है आपको कुछ लक्षण हों, जैसे कि कुछ आपने बताया, तो मैं उन पे तवज्जो देता हूँ। एक तो आपके जो रिस्क फैक्टर्स हैं उनमें सबसे पहले, जैसे कि मैंने बोला, एक है ओबेसिटी। तो अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो आपको ब्लड प्रेशर भी और शुगर भी दोनों होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहती है, तो वो आपको स्क्रीन एक बार ज़रूर कराना चाहिए। अगर बचपन है तो भी, और नहीं तो आज की तारीख में, पहले हम लोग कहते थे 40 साल के ऊपर वयस्कों में, फिर हमने ये कम करके 30 साल पे किया। अब जो है, अब ये माना है कि 18 साल पे भी आप अगर वज़न है ज़्यादा, या फिर माँ बाप में से किसी को शुगर है, तो ऐसे लोगों को ज़रूर अपनी स्क्रीनिंग एक बार करा लेनी चाहिए। अगर वो स्क्रीनिंग नॉर्मल आती है, फिर आप हर 5 साल पे स्क्रीन करा सकते हैं। तो शुगर लेवल और HbA1c, ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन हम लोग कहते हैं, ये चीज़ें आप टेस्ट करा सकते हैं। अगर आप उसमें भी एक प्री डायबिटीज़ करके रेंज होती है, तो मतलब आपको शुगर नहीं है लेकिन शुगर होने की संभावना आने वाले समय में ज़्यादा होती है, तो उन पेशेंट्स में तो फिर हर साल कराना पड़ेगा हमें। लेकिन वैसे आप 5 साल के लिए ज़रूरत नहीं है आपको करने के लिए, जब तक आपको लक्षण नहीं हो जाते हैं। तो मेरा मानना है आज की तारीख में, जैसा कि हमारा वातावरण है, 18 साल पे भी एक बार स्क्रीनिंग ज़रूर होनी चाहिए अगर कोई भी रिस्क फैक्टर हैं तो, और नहीं तो 25 साल के बाद तो हर 5 साल पे एक बार स्क्रीनिंग होना ही होना चाहिए। अगर बचपन में, अगर बच्चे, जैसे आप कह रहे हैं, अगर वज़न ज़्यादा है बच्चों का, तो फिर मेरा मानना है बच्चों की सेहत पे बहुत ध्यान दें और उनका शुगर एक बार ज़रूर टेस्ट कराएं। तो अगर वज़न ज़्यादा है बच्चों का, तो ये नहीं इसका लक्षण है कि वो खाते पीते भर का घर का है बच्चा, ये है कि फिर बीमारी होने की संभावना ज़्यादा है, तो एक बार रूटीन हेल्थ चेकअप ज़रूर कराएं। तो ब्लड प्रेशर है, शुगर है, ये चीज़ जांच एक बार बच्चे की हो जानी चाहिए। इवन कोलेस्ट्रॉल है वो भी होनी चाहिए। हाँ बताइए। यहाँ पे एक सवाल है कि इतने छोटे बच्चे की जांच कराने विच डॉक्टर टू गो, पेरेंट्स डोंट नो कहाँ जाना है, उन्हें पहला अप्रोच कहाँ करना है, क्योंकि उनका ब्लड प्रेशर का कफ भी अलग होता है। आई थिंक उनको जो ब्लड टेस्टिंग की नीडल होगी वो भी अलग होगी, और पैरामीटर्स भी शायद बच्चे में कुछ डिफरेंट होंगे। हाँ, तो जो ये नॉर्मल ज़रूरी है, तो ऐसे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा जो कि समझ सके। तो एक जनरल फिजिशियन के पास जाएं। तो बच्चों का जनरल फिजिशियन जो है वो पीडियाट्रिशियन है, तो उसको पीडियाट्रिशियन को ज़रूर दिखवाएं। ठीक है, 12 साल तक का तो बच्चों को आपको पीडियाट्रिशियन को दिखवाना चाहिए। 12 से 18 साल के जो है उनको आप एडल्ट्स को भी दिखा सकते हैं, एडल्ट फिजिशियन को या पीडियाट्रिक फिजिशियन को दिखा लीजिए, लेकिन पीडियाट्रिक फिजिशियन को दिखाना ज़रूरी है उसमें। तो स्क्रीनिंग तो एक बार ज़रूर करवाएं। और दूसरा ये है कि कोई लक्षण है, तो जैसे आपने बताया, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट लक्षण है कि अगर कोई पेशाब करके आता है और पेशाब पे चींटे लग जाते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि वो शुगर ही हो, लेकिन ये शुगर का एक अमूमन माना जाता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है। क्योंकि अगर जिन लोगों को शुगर होता है तो उनके पूरे शरीर में जहाँ भी ब्लड है उसमें शुगर ज़्यादा है, तो ऐसे ही यूरिन जो बन रहा होता है उसमें भी शुगर ज़्यादा होता है। तो अगर शुगर कहीं भी गिरी होती है तो चींटे आ जाते हैं। तो ऐसे ही अगर शुगर जो है, पानी अगर मतलब पेशाब गिरा हुआ है और उसमें शुगर की मात्रा ज़्यादा है, जो कि डायबिटीज़ लोगों को होती है, तो उसमें भी चींटे या चींटियाँ लग सकते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है जो माना जाता है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ एक चीज़ें होती हैं, कई बार तत्व ज़्यादा होते हैं यूरिन में, बच्चा जो है पानी कम पी रहा होता है, तो भी चींटे लग सकते हैं। लेकिन ये है कि अंधेरे में रहने की ज़रूरत नहीं है, जांच ज़रूर करा लेना चाहिए। ऐसे ही कई और लक्षण होते हैं। कई बार जो है स्किन पे फुंसियाँ ज़्यादा निकल रख रही होती हैं, या बार बार इन्फेक्शन हो रहा होता है वयस्कों में, यूरिन के इन्फेक्शन हो रहे हैं, या बार बार निमोनिया हो रहा है। तो जब भी शुगर बहुत ज़्यादा होती है तो आपके अपनी लड़ने की क्षमता जो है वो कम हो जाती है। तो ऑर्डिनरी इन्फेक्शंस जो होते हैं वो कई बार होने लगते हैं, या वो ट्रीट पूरे नहीं हो पाते, अच्छे से नहीं हो पाते। ऐसे ही घाव हो जाता है तो घाव भरता नहीं है, और कई बार कुछ लोगों को वो ग्रसित हो जाते हैं ट्यूबरक्लोसिस से। तो ये सब बीमारियां जो हैं, क्योंकि आपके जो लड़ने की क्षमता है, जो डिफेंसेस हैं बॉडी के, वो हाई शुगर लेवल्स में कमज़ोर हो जाते हैं, शीड हो जाते हैं। इसलिए आपको ये रिकरेंट इन्फेक्शन हो सकते हैं, यूरिन के, निमोनिया या ट्यूबरक्लोसिस जैसे सीरियस इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। तो ये चीज़ें ध्यान रखना ज़रूरी है। कई बार वज़न कम होने लगता है, आपको भूख तो लग रही है लेकिन आपका वज़न कम होने लगता है, क्योंकि शुगर तो शरीर को चाहिए, और ये शुगर होती है इंसुलिन की डेफिशिएंसी की वजह से। तो आपका शरीर इंसुलिन ठीक से नहीं बना पाता है, या बना पा रहा होता है तो यूज़ नहीं कर पाता है शरीर। और इंसुलिन जो है वो चाहिए होता है शरीर में, जितने भी अंग हैं उनको इंसुलिन चाहिए होता है, जिससे कि वो ग्लूकोज को अच्छे भली भांति पूर्वक उससे इस्तेमाल कर सके। तो इंसुलिन डेफिशिएंसी की वजह से हमारा जो है मरीज़ को डायबिटीज़ हो जाती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इंसुलिन की मात्रा, या तो अगर जिन कुछ मरीज़ों में जो टाइप 1 डायबिटीज़ होते हैं रोगी, उनमें इंसुलिन बनती ही नहीं है, तो उनको हमें इंसुलिन के इंजेक्शन पे रखना पड़ता है। और जो वयस्कों में होती है, या जो मोटापे के साथ होती है डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ जिसे कहते हैं, वो जो है वो इंसुलिन उनमें होती है, लेकिन वो इंसुलिन का प्रभाव कम होता है, वो प्रभावहीन होती है, प्रभाव कम होता है। तो उसमें यह है कि वज़न अगर आप कम करिए तो आपके शरीर में जो इंसुलिन होती है वो ज़्यादा असरदार हो जाती है।
तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि खुराक ठीक रखिए, अपना जो है वज़न नियंत्रित रखिए और वज़न थोड़ा सा रिड्यूस कर लीजिए, तो वही इंसुलिन जो आपके शुगर लेवल कंट्रोल नहीं कर पा रही होती है, वो थोड़ा ज़्यादा कंट्रोल कर लेती है। तो ये चीज़ें हैं जो हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए और जांच ज़रूर करवाएं, जांच से घबराएं नहीं, जांच करवाना ज़रूरी है जब भी आपको दिक्कत लगे कुछ भी। तो सर मेरे पास एक केस आया था, तो वहाँ पे मदर फादर दोनों को डायबिटीज नहीं थी, बट द चाइल्ड हैड डायबिटीज, और ये 3 साल की उम्र पे उसका डिटेक्ट हुआ। तो ऐसे केस में क्या रीजन होते हैं? द ओनली थिंग दैट वाज ऑफ वाज कि वो जो पेरेंट्स थे, आई थिंक 40 के फादर थे और 35 की मदर थी, बट उसके अलावा फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज नहीं थी। देखिए ऐसा है, जैसे मैंने अभी बोला, एक टाइप 1 डायबिटीज़ रहती है, टाइप 2 और भी अलग तरीके की डायबिटीज़ है, लेकिन हम लोग यही देखते हैं कि 90 से 95% जो है वो टाइप 2 डायबिटीज़ होती है, जो कि भारतवर्ष में 2/3 लोग जो है उनका वजन ज़्यादा ही होता है। नॉर्मल वेट पे भी हो सकती है, लेकिन जो टाइप 1 डायबिटीज़ होती है उनमें इनवेरिएबली उनका वज़न बहुत कम होता है और वो वज़न उनको वेट लॉस हो रहा होता है काफ़ी ज़्यादा। तो जो बच्चों में होती है और बिना मोटापे के होती है, तो बच्चों में अगर बच्चे आपके मोटे नहीं हैं और फिर भी अगर डायबिटीज़ हो रही है, वो चांसेस ये हैं कि उन्हें टाइप 1 डायबिटीज़ हो रही होगी। वो यूजुअली जो है वो जेनेटिकली डिटरमिन्ड कुछ होते हैं, लेकिन जैसे आपने बताया कि दोनों ही अभिभावक जो है उनको शुगर नहीं थी। तो ये कई बार जैसे आपने बताया कि कुछ जो है जेनेटिक्स होती हैं, उनकी वजह से हो सकता है। तो जेनेटिक ज़रूरी नहीं कि हम लोग सोचते हैं जेनेटिक का मतलब है कि माँ-बाप से ही आया होगा। तो कुछ एक म्यूटेशन हो जाती हैं जिसकी वजह से डायबिटीज़ हो सकती है। तो वो ज़रूरी नहीं कि माँ-बाप में हो। तो वो जीन्स तो आए हैं, लेकिन कुछ जीन्स में तब्दीली हो जाती है। तो जो लेट मैरेजेज़ होती हैं, जब बच्चा लेट एजेस पे होता है, तो उनमें कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है जिनकी वजह से म्यूटेशन जिनको हम कहते हैं, तो वो जीन्स में डिफेक्ट हो जाता है जिसकी वजह से डायबिटीज़ हो सकती है। दूसरा जो ये टाइप 1 डायबिटीज़ है, ये कई बार वायरस के इन्फेक्शन से हो जाती है। तो वो वायरस का इन्फेक्शन माँ के गर्भ में जब बच्चा है तब हो सकता है, उसके बाद जो है बच्चा पैदा हो चुका है, उसके बाद किसी वायरल इलनेस में, जैसे मम्प्स है, तो ऐसे में पैंक्रेटाइटिस हो जाता है, उसके बाद हो जाता है। या कुछ वायरल इन्फेक्शन हैं जो कि पैंक्रियाज को ही अफेक्ट करते हैं, तो उन इन्फेक्शंस की वजह से भी हो सकता है। तो मूल रूप से हमें इसका कारण नहीं पता है, लेकिन ये जो है मैटरनल इन्फेक्शंस जो हैं, या फिर वायरल इन्फेक्शंस जो हैं, या फिर जैसा मैंने बताया जेनेटिक जो है, तो ये कुछ डिटर्मिनेंट्स हैं जो हमें पता है। कुछ दवाएं भी हैं जिनका सेवन करने से, चाहे माँ के गर्भ में जब बच्चा है तब या बाद में भी जो है, उनसे बीमारी हो सकती है टाइप 1 डायबिटीज़ की। लेकिन हाँ, काफ़ी लोगों में हमें इसका कारण नहीं मिल पाता है, लेकिन इसमें हमें अनफॉर्चुनेटली हमें लाइफ लॉन्ग पेशेंट को इंसुलिन पे रखना पड़ता है, क्योंकि शरीर में इंसुलिन बनती ही नहीं है और ये बहुत ही यंग एज पे हो जाती है। तो तकलीफ़ भी होती है माँ बाप को भी, बच्चे को भी, क्योंकि इंजेक्शन लगाना तो आसान काम नहीं होता है, लेकिन ट्रीटमेंट वही है कि इंसुलिन तो देनी पड़ेगी आपको। तो इंसुलिन ओरली काम नहीं करती, इसके लिए इंजेक्शन ही तो चाहिए बहुत होते हैं? ज़्यादा रिसर्च चल रही है कि इंसुलिन जो है ओरल दी जा सके, और मेरा मानना है कि हम भी उन कुछ रिसर्चेज में भागीदार थे, कुछ हुई हैं, लेकिन अभी जिस तरीके का डेवलपमेंट चल रहा है, मेरा मानना है कि हो सकता है कुछ सालों में ओरल इंसुलिन भी जो है एक फैक्ट हो जाए और आपको मार्केट में मिलने लगे। ओके, अभी तो हमारे पास नहीं है ऑप्शन। ओके, आपने कहा कि वायरल इन्फेक्शन की वजह से ऐसा हो जाता है कि टाइप 1 डायबिटीज आपको हो सकती है। तो सर इन्फेक्शन खत्म होने के बाद व्हाई डज इट कंटिन्यू? मतलब वो पैनक्रियास खत्म नहीं हो जाती है क्या पूरी, कि उसमें से अब इंसुलिन बन ही नहीं सकता, या पैनक्रियास है बट वो फंक्शन दोबारा से रीस्टोर ही नहीं होता? व्हाट इज द? तो वायरल इलनेसेस का ऐसा है कि जो वायरसेस है वो निष्क्रिय हैं। वो जो है उनको, जैसे कोविड भी था, वैसे वातावरण में वो निष्क्रिय होते हैं, लेकिन जब उन्हें ह्यूमन सेल्स मिल जाते हैं तो वो मल्टीप्लाई करने लगते हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वायरसेस जो है ह्यूमन बींग्स की जो जेनेटिक मेकअप है उसी को यूज़ करता है अपने प्रजनन के लिए, अपने फैलने के लिए, क्योंकि बाहर तो उसके बिना वो सिर्फ एक जेनेटिक मटेरियल पड़ा होता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। और हमारे पास क्योंकि वायरसेस जो है वो ह्यूमन बींग्स के ही बॉडी के सेल्स को यूज़ करता है, तो हम बहुत ज़्यादा दवा उसके ऊपर टेस्ट नहीं कर पाते हैं। और हमारे पास वायरल इलनेसेस के लिए दवा अभी बहुत ही कम के लिए कुछ दवाएं हैं, जैसे हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी वायरस के लिए है, कुछ एक इन्फ्लुएंजा की दवाएं हैं, लेकिन आमतौर पे जितने ज़्यादा वायरसेस हैं उन सब के लिए हमारे पास दवा नहीं है। जो ये है पूरा पैंक्रियाज, ज़रूरी नहीं कि हमेशा ख़त्म हो जाए, लेकिन पैंक्रियाज में कुछ जो बीटा सेल्स हैं जहाँ इंसुलिन बनती है, तो ये देखा गया है कि इनमें आइलेटाइटिस, मतलब कि आइलेट्स का इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिससे कि जो बीटा सेल्स हैं वो निष्क्रिय हो जाते हैं। तो पूरा पक्के तौर पे तो हमारे पास अभी एविडेंस नहीं है किस वायरस के इन्फेक्शन से क्यों चला जाता है, लेकिन ये एक हाइपोथेसिस मानी गई है कि जिस तरीके से एकदम से सारे बीटा सेल काम कर जाते हैं, क्योंकि आमतौर पे जो है टाइप 2 डायबिटीज़ में अगर आप देखिए तो आपके 80-85% भी अगर आपके बीटा सेल्स काम कर रहे हैं तो आपको डायबिटीज़ होती नहीं है।
तो ये क्या होता है टाइप 1 डायबिटीज़ में कि सारे के सारे 90% से ज़्यादा एक साथ के सारे ख़त्म हो जाते हैं और बिल्कुल ही इंसुलिन बनना बंद हो जाता है। तो इसका कारण नहीं है, तो इसका एक ये माना जाता है कि हाँ, कुछ वायरसेस हैं जो ये बिल्कुल ही निष्क्रिय कर देते हैं और आइलेट सेल्स को बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। तो ये एक संभावना मानी जाती है और बाकी कईयों में तो कोई भी कारण नहीं मिलता है। तो एकदम से वही 3 साल तक बच्चा चल रहा है और एकदम से बंद हो जाता है, या 10 साल तक एकदम से बंद हो जाए इंसुलिन बनना, तो इसके लिए तो कोई एक इंसल्ट चाहिए। तो इन्फेक्शंस ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन तो होते ही हैं, और ऐसे भी हमें नहीं पता है कई इन्फेक्शन जिनको हमें बारे में जानकारी नहीं है। तो ये समय के साथ साथ हमें उम्मीद करते हैं पता चलेगा कि क्या और कारण है। सर, टाइप 2 डायबिटीज़ में बीटा सेल का फंक्शन रिस्टोर करते हैं हम क्या करते हैं जब हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बताते हैं किसी पेशेंट को, या हम बोलते हैं नहीं आप मीठा मत खाओ, आप 1 घंटा वॉक करो या कितने घंटे वॉक करो, तो व्हाट हाउ डज इट प्ले विद द बॉडी? देखिए ऐसा है, ये सब चीज़ें टाइप 2 डायबिटीज़ में जैसा मैंने बताया, ऐसा नहीं है कि इंसुलिन नहीं बन रहा होता है, इंसुलिन बन रहा होता है शरीर में, लेकिन उसका प्रभाव कम होता है, वो प्रभावकारी कम होता है या प्रभावहीन होता है, जिसको हम लोग कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंट स्टेट। मतलब कि इंसुलिन है लेकिन शरीर के जो अंग हैं वो रेजिस्टेंट है उसके एक्शन को। तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस का कई कारण होते हैं, कुछ दवाएं होती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो कारण है वो है मोटापा। तो मोटापे में जो हमारे एडिपोज सेल्स होते हैं, जो फैट सेल्स होते हैं, वो शरीर को इंसुलिन रेजिस्टेंट बना देते हैं। वो ना सिर्फ जो मोटापा जो आप दिख रहा होता है, लेकिन जो अदृश्य एडिपोज सेल्स हैं या फैट सेल्स हैं जो कि आपके लिवर में जमा हो जाते हैं, जो पैंक्रियाज में जमा हो जाते हैं। तो फैट तो हमें मोटापा दिखता है कि हमारे गाल भर गए या पेट पे है, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन यही फैट जो है जो लिवर में और पैंक्रियाज में जमा हो जाता है, तो वो पैंक्रियाज में बीटा सेल्स को भी हिंडर करता है कि वो इंसुलिन नहीं रिलीज करे, और लिवर में भी सारी मेटाबॉलिज्म जितना भी हम आहार खाते हैं वो लिवर में ही जाकर के ही उसका मतलब मोबिलाइजेशन होता है, मेटाबॉलिज्म होता है कि वो प्रोटीन बनाएगा, फैट बनाएगा, कितना बनाएगा, वो सब वहीं से होता है। तो उसमें भी जब फैट होता है, आजकल आप सुन ही रहे हैं फैटी लिवर कितना ज़्यादा हो गया है, तो वो मोटापे का ही हिस्सा है और वो भी एक डायबिटीज़ की जननी है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि फ़ैट किसी भी फॉर्म में हमारे शरीर में बिल्कुल मिनिमम ही होना चाहिए, जितना ज़रूरी है उतना रहना चाहिए। अब इसमें जैसे आप कह रहे हैं कि टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन होती है और निष्क्रिय होती है या कम प्रभावकारी होती है, तो इसमें जो है जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका एक तो फैट आपका जो है इंसुलिन रेजिस्टेंट कम होता है, फैट यूज़ होता है, और दूसरा जो है एक्सरसाइज करने के बाद आपके जो स्केलेटल मसल है, आप मांसपेशियों को इस्तेमाल करते हैं, तो मांसपेशियों को इस्तेमाल करने से इंसुलिन वहाँ पे यूज़ होता है। तो कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर यूनिट्स, GLUT1 और GLUT4 यूनिट्स, तो वो जो है वो सक्रिय होते हैं, ग्लूकोज ज़्यादा लेते हैं और वो कोशिकाओं में, मांसपेशियों में या लिवर में इस्तेमाल होने लगता है। तो जो ग्लूकोज है जो आप खा रहे हैं वो आपका ज़्यादा इस्तेमाल होने लगता है। तो ये ना सिर्फ वो इस्तेमाल होता है, दूसरा जो इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है वो कम हो जाती है, तो जो शरीर में इंसुलिन बन रही होती है वो ज़्यादा प्रभावकारी हो जाती है। तो ये कई तरह से जो है आपका व्यायाम है। ऐसे ही खाना अगर आप थोड़ा रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं तो शरीर में 2 कॉन्सेप्ट हैं, ग्लूकोज टॉक्सिक होता है, तो ग्लूकोटॉक्सिसिटी और लाइपोटॉक्सिसिटी। तो जब खाते हैं तो ग्लूकोज भी बढ़ता है और ट्राइग्लिसराइड्स जो है वो बढ़ते हैं। तो ये दोनों बढ़ करके आपके जो ऑलरेडी होता है शुगर और जो ट्राइग्लिसराइड शरीर में बने होते हैं वो थोड़ा जो निष्क्रिय कर रहे होते हैं या इंसुलिन रेजिस्टेंस को कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं वो कम हो जाते हैं। जब वो थोड़ा सा कम हो जाते हैं तो आपकी जो इंसुलिन बन रही होती है शरीर में वो ज़्यादा प्रभावकारी हो जाती है। तो वो एक साइकिल है जिसको किसी तरीके से, इसीलिए ना व्यायाम करना बहुत ज़रूरी है। ये ना सिर्फ छोटे अंतराल में आपको फ़ायदा करता है, लेकिन अगर आप लाइफस्टाइल अपनी डाइट रेगुलेट करें और अगर आप अपनी एक्सरसाइज करते रहते हैं तो लॉन्ग टर्म में ना फिर ये फैट सेल्स मोबिलाइज होते हैं। तो जो आप एक्सरसाइज शुरू करते हैं तो मरीज ना बहुत जल्दी 1 हफ्ता किया, 2 हफ्ता किया, 3 हफ्ता किया, वजन कम नहीं होता, वो छोड़ देता है कि फ़ायदा तो हो नहीं रहा। लेकिन फैट सेल्स मोबिलाइज होने के लिए तो आपको महीना, 2 महीना, 3 महीना लगातार व्यायाम करना पड़ेगा, क्योंकि बचपन में भी स्कूल में पढ़ाया जाता है कि फैट जो है वो रिजर्वायर है, वो क्राइसिस के समय करता है। तो शरीर को उतनी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी कि वो पहले प्रोटीन और उसके बाद फैट भी रिजॉल्व करना शुरू करे, यूज़ करना शुरू करे। तो ये एक बड़ी लंबी प्रक्रिया है, इसीलिए मोटिवेशन, घर की सपोर्ट और फैमिली की सपोर्ट, इवन दफ्तर में भी सपोर्ट। कई लोग अपने जो दफ्तर के ही कुलीग्स हैं उनको भाई समोसा खा लो, एक समोसे में कुछ नहीं होता है, जो गुलाब है जामुन, समोसा और जलेबी, ये तो नेशनल डिश है। तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। तो फिर वो ये कॉपरेशन चाहिए। अगर कोई नहीं खाना चाहता तो उससे आप स्टिग्मेटाइज नहीं करिए कि नहीं देखो वो तो कुछ नहीं खाता है। आप इनकरेज करिए, खुद भी उसकी तरह बनने की कोशिश करिए, और कोई नहीं खाता तो अच्छी बात है और खा रहा है तो ठीक है। तो ये जो है ना, ये हमें एक चेंज चाहिए, और ये सोशल सपोर्ट सिस्टम ऑफिस में, घर में बहुत ज़रूरी है। अगर घर में देखिए एक आदमी को शुगर हो जाती है तो बहुत ज़्यादा उसके दुष्परिणाम मानसिक रूप से घर के सभी सदस्यों पे पड़ते हैं।
पार्टी में ले जाना नहीं चाहता है, घर में खाना अलग से बनाना बहुत मुश्किल है। तो आप ये सोचिए कि जिस मरीज़ को शुगर है, हमने तो उसको एक डायग्नोसिस दे दी जो ज़िंदगी भर रहेगी अब उसके साथ। तो उसको तो खुद ही पहले उसे समझना है, ना सिर्फ उसे बीमारी के साथ रहना है, उसके दुष्परिणाम भी समझ आए जाते हैं। वो भी दिक्कत वाली चीज़ें हैं, क्योंकि अगर दुष्परिणाम होंगे तो उसे लगता है इसका मतलब 10 साल बाद, 15 साल बाद अगर मुझे हार्ट अटैक हो गया, मैं नहीं बचा, तो मेरे फैमिली के लिए मुझे करना है। तो उसके पास मेंटल प्रेशर खुद बहुत होता है। ऐसे में सोशल सपोर्ट सिस्टम चाहिए। अब आप एक जने को तो खाना पीना हमने कह दिया रिस्ट्रिक्टेड रखना है, मीठा कम खाना है। अब घर में मिठाई का डब्बा लेकर के हर त्योहार पे आ रहा है आदमी, तो फिर दिक्कत है। अगर आपका मन कर रहा है बाहर जाकर के खा करके आ रही, घर मत लाइए। उस आदमी को तो आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। और कई तरीके हैं। अब ये नहीं कि घर में खाना अलग बनेगा उस आदमी के लिए। आप घर में जो चीज़ बनाइए उसमें नमक अपने लिए बाद में ऐड कर लीजिए, सबका कम खाने वाला नमक वाला बनाइए, मीठी चीज़ें कम बनाइए। ये तो हमें खुद ही सपोर्ट सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। लेकिन हम ये चाहेंगे भैया एक आदमी शुगर है वो अपना खुद जाने और हम लोगों को छोड़ दे, वो तो मुश्किल काम है। सर ये सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन की बात क्यों करी आपने डायबिटीज वालों के लिए? ऐसा है, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर जो है ये भाई बहन दोनों बहनें हैं। हाँ, वहाँ भाई बहन समझिए, दोनों बहनें हैं, कुछ भी समझिए। तो एक होता है, तो खास तौर से अगर डायबिटीज है तो ब्लड प्रेशर तो आ ही जाता है धीरे धीरे। आपको एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि डायबिटीज़ के मरीजों में हम जो नॉन डायबिटिक है, जिन लोगों को शुगर नहीं है, उनमें जो हम कट ऑफ लेते हैं ब्लड प्रेशर के डायग्नोसिस के लिए, शुगर के मरीजों में उससे हम 5 से 10 मिलीमीटर कम लेते हैं। तो उनको हमें जल्दी ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि शुगर के मरीजों में गुर्दे, दिल, दिमाग ये दिक्कतें होने की बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। तो इनमें जो है, जो नॉर्मल लोगों में जो नॉन डायबिटिक्स हैं उनमें जो हम कट ऑफ लेते हैं, उतना ब्लड प्रेशर भी दुष्परिणाम पैदा करता है। तो हम इनके लिए कम टारगेट भी कम रखते हैं और हम चाहते हैं कि ब्लड प्रेशर भी इनको जल्दी इलाज करना शुरू करें, क्योंकि वन ऑफ द जो डेथ का कॉज है कॉमनेस्ट शुगर के मरीजों में, वो है शुगर, ये दिल की दिक्कत। और दिल की दिक्कत के लिए डायबिटीज़ भी एक रिस्क फैक्टर है और ब्लड प्रेशर भी रिस्क फैक्टर है। और जो सबसे ज़्यादा डिसेबिलिटी का कॉज है वो एक है गुर्दे की दिक्कत, जिसकी वजह से किडनी खराब जाते हैं, तो उसमें ब्लड प्रेशर भी कंट्रीब्यूट करता है। और दूसरा जो है दिक्कत का है वो है पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज, जिसकी वजह से एम्पुटेशन हो जाते हैं, पैर काटना पड़ गया या आदमी को फिर जो है उंगली काटनी पड़ गई, प्रोस्थेसिस बनाने पड़ते हैं, तो वो डिसेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए इन सब चीज़ों के लिए सपोर्ट सिस्टम ज़रूरी है और कंट्रोल भी ज़रूरी है। आई नो फ्रेंड ऑफ माई हस्बैंड, तो ही इज डायबिटिक। तो आप कह रहे हो ना, मेरे को लगता है लोग उसकी ग्रेविटी समझते नहीं है कि मैं डायलिसिस पे जा सकता हूँ या मेरे को गैंग्रीन हो सकता है। तो उनके बेटे की शादी थी। अब शादी मतलब 1 महीने का त्योहार, एंड क्या कर रहे थे, अपने आप ही उन्होंने डोज डबल कर लिया अपने मेटफॉर्मिन की, और बियर भी चल रही है, मिठाई भी चल रही है। मतलब नॉर्मल हम तो क्या ही मीठा और पार्टी करते होंगे जितना पार्टी उन्होंने करा है। कोई बात नहीं, मैं तो बस 1 गोली एक्स्ट्रा खा लेता हूँ। और शादी के दूसरे तीसरे दिन मुझे याद है हम मिलने गए थे कॉन्ग्रेचुलेट करने, और उनको सांस नहीं आ रहा था, मतलब ही वाज लाइक टोटली ब्रेथलेस। और मिठाई आई सामने एंड ही कुड नॉट कंट्रोल हिमसेल्फ। देखिए, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कंट्रोल करना आसान काम भी नहीं होता है। मैं ये सहमत हूँ कि जीभ पे कंट्रोल, लेकिन ये है कि इट्स अबाउट द डिसीज कि आप डायबिटीज आपको इतने टाइम से है, इतना बड़ा आपका पेट है, और आप को लग रहा है कि नहीं बस 1 गोली मैं एक्स्ट्रा खा लूंगा, तो दे डोंट ट्रीट इट लाइक अ डिसीज ना, बस वो ये गोली खा लिया तो बस आई एम लाइक परफेक्टली ओके नाउ। ये गलत रवैया है। अगर देखिए, गोली जो है आपकी, मतलब दवा की जो खुराक है, वो आपकी एक्सरसाइज और डाइट के बाद है। अगर कोई ये सोचता है कि हम दवा खा रहे हैं उसके बाद हमें डाइट और एक्सरसाइज नहीं करने की ज़रूरत है, तो वो बहुत ही गलत है। तो हम एक की जगह 2 गोली खा रहे ना, वो दूसरी गोली डाइट और एक्सरसाइज का काम करेगी। वो सोचना गलत है, क्योंकि जितनी दवाइयाँ हैं जो आपने पूछा, जैसे तो टाइप 2 डायबिटीज़ की जितनी दवाइयाँ हैं वो शरीर में अपने ही इंसुलिन को सक्रिय ज़्यादा करने में मददगार होती हैं। तो जो मतलब प्रभाव कम है उनका, तो उन्हें ज़्यादा प्रभावकारी बना रही हैं। तो इसमें अगर हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो हम इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हैं। ऐसे में हम मीठा ज़्यादा खा रहे हैं तो फिर हम जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हैं। और दवा क्या कर रही है, दवा इंसुलिन रेजिस्टेंस, जैसे मेटफॉर्मिन आपने किया, उसका काम यही कि इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करने का। तो एक तरफ तो हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कम कर नहीं रहे हैं और बढ़ा रहे हैं, और दूसरी तरफ हम खुराक डबल कर रहे हैं। तो ये आपस में जो है डिफीटिस्ट काम है, तो ये सक्रिय नहीं होगा। इसीलिए उन्हें 2 दिन बाद दिक्कत हो रही थी। तो ये जो है ना, ये हमें खुद समझना पड़ेगा कि हम ना अपने लिए भी दिक्कत ना पैदा करें और घर वालों के लिए भी दिक्कत ना पैदा करें। तो जितना मैं सपोर्ट सिस्टम फैमिली के लिए और सोसाइटी के लिए कह रहा हूँ, तो सपोर्ट तो तब कर पाएंगे जब खुद मरीज़ अपनी मेहनत करेगा। तो मरीज़ की अपनी मेहनत बहुत ज़रूरी है, व्यायाम के लिए, खुराक पे कंट्रोल करने के लिए, अपनी शुगर मॉनिटर करने के लिए।
और सजग रहने के लिए कि शुगर कब आपका गड़बड़ हो रहा है, कब आप जो है उसे कंट्रोल करना चाहते हैं, उसे नेग्लेक्ट नहीं करें। और महीना भर तो बहुत होता है शुगर में बदपरहेजी करने के लिए। सर एक और क्वेश्चन, कुछ लोग होते हैं ना जो कितना भी खा पी ले वो मोटे नहीं होते, तो वो फ्राइड भी खा रहे हैं, मीठा भी खा रहे हैं और एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे हैं, और लोग उनको देख के कहते हैं यार तू तो खा लेता है और मैं तो इतना सा भी पानी भी खाऊं तो मुझे लगता है। हाँ। बट क्या वो लोग जो पतले हैं और कुछ भी खा रहे हैं अभी, आर दे एट रिस्क ऑफ डायबिटीज? नहीं, ये तो बिल्कुल सही है कि दे आर एट रिस्क ऑफ डायबिटीज, ऐसा तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन हाँ, ऐसा है कुछ चीज़ें अभी तक हमने जो डिस्कस की वो है वातावरण, एनवायरनमेंट, जो लाइफस्टाइल है, हमारी डाइट है, ये सब हम अपना कंट्रोल कर सकते हैं, ये हमारे हाथ में जो है। लेकिन कुछ चीज़ जो है वो है जीन्स। जीन्स हम अपनी नहीं कंट्रोल कर सकते हैं, तो जीन्स कुछ हम इनहेरिट करते हैं। तो कुछ कंपोनेंट जीन्स का है जो हमें प्रीडिस्पोज करता है कि भाई माँ बाप दोनों डायबिटिक हैं, तो हमारे चांसेस ज़्यादा हैं कि हमें भी डायबिटीज़ होगी आगे चल करके। लेकिन इसका मतलब ये है कि हम अपना कर्म ना करें, हम अपनी डाइट रेगुलेट ना करें, एक्टिविटी नहीं करें। क्योंकि अगर हम वो करेंगे तो हम अपने डायबिटीज़ अगर 40 साल पे होनी है तो हम उसे पोस्टपोन करके 50 साल पे हो सकता करें, या अगर हमेशा ही ठीक रहती है तो हम हो सकता है और पोस्टपोन कर सकें। इसी का उल्टा मैं कहूँगा कि अगर हमें यह है कि कुछ जीन्स बहुत अच्छी मिली है कि डायबिटीज़ नहीं होने की जीन्स मिली है, तो अगर आप परहेज़ कर रहे हो तो वो जीन्स बहुत अच्छी हैं और आपको बचा करके रखेंगे और आपको डायबिटीज़ नहीं होगी। लेकिन अगर आप बदपरहेज़ी कर रहे हैं और उस लेवल तक आप करते हैं जिस पे इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है आपका, तो जीन्स कितने भी अच्छे हैं, फिर आप एक लेवल ऑफ टाइम पे आपको दिक्कत होगी। और ख़ास तौर से जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना, ये ख़ास तौर से तब ये दिक्कतें ज़्यादा बढ़ती हैं। क्योंकि एज के साथ साथ क्या होता है कि आपके जितने भी ऑर्गन सिस्टम्स हैं वो जर्जर होते हैं, शीड होने लगते हैं, धीरे धीरे कम होते हैं। तो उनकी जो पहले डिफेंस था या जो पहले एंड्योरेंस थी वो धीरे धीरे कम होती है। अब वो एंड्योरेंस बनाने के लिए आपको अपनी मेहनत ज़रूरी है कि आप अपने एक्टिविटी भी रखें और डाइट भी रेगुलेटेड रखें। वो अगर एंड्योरेंस आपने एज के साथ साथ कम हो रही है और फिर आपने अपना लाइफस्टाइल तो वैसे ही रखा हुआ है, तो फिर तो आपकी कितनी भी अच्छी जीन्स है एक लेवल पे फिर आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। सर ऑल्सो आपने बोला कि डायबिटीज़ की एज जो है, मीडियन एज जो है वो शिफ्ट हो गई है, अर्ली हो गई है, तो इसका आने वाले बच्चे की सेहत पे क्या असर होता है? बिकॉज एक तो शादी लेट हो गई है, बीमारी जल्दी हो गई है, तो जो प्रोजीनी है उस पर इसका क्या असर हो सकता देखिए, है? मैं इसको बिल्कुल साफ और सिंपल लफ्ज़ों में बताऊंगा कि ऐसा है। देखिए, अगर पहले जो रिस्क अगर है कि भाई अगर आपको प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ नहीं है और बच्चा होता है तो नॉर्मल होने के चांसेस 99.9% है। नॉर्मल डिलीवरी में अगर कोई रिस्क फैक्टर नहीं है तो आपको कोई दिक्कत होती नहीं, बच्चे आराम से हो जाएंगे आपको। अब अगर मान लीजिए आपको शुगर है, डायबिटीज़ है, तो आप समझ लीजिए हर बीमारी का रिस्क ज़्यादा हो जाता है। बच्चा बड़ा पैदा होगा वो भी 3 गुना हो जाता है, प्री टर्म बर्थ के चांसेस बढ़ जाते हैं, एबॉर्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, इन्फेक्शंस के चांसेस बढ़ जाते हैं, बच्चों को डायबिटीज़ मतलब पैदा होने के बाद बच्चों को डायबिटीज़ होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो ये सारे ही रिस्क फैक्टर्स जो है बढ़ जाते हैं अगर आपको शुगर है तो। सर ये तो हो गया कि अगर मदर को शुगर है, तो अगर फादर जो भी वुड बी फादर है वो शुगर वाला है, तो उससे बेबी की हेल्थ को कोई असर पड़ता है? देखिए, अब कुछ स्टडीज आ रही हैं कि हाँ असर पड़ता है, और लेकिन असर ऐसा डायरेक्टली जो है नहीं फर्क पड़ता है। लेकिन ये है कि जो जेनेट जीन्स हैं आधी तो पिताजी से ही आती हैं, तो अगर उनको टेंडेंसी है तो फर्क तो पड़ता ही है। लेकिन ये है कि अगर आप ग्रस्त हैं ऑलरेडी बीमारी से, डायबिटीज़ से, तो फर्टिलिटी इश्यूज बहुत होते हैं जो है, तो जो स्पर्म काउंट होता है वो कम हो जाता है, इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, और फर्टिलाइजेशन ऑल्सो एट टाइम्स में भी रिड्यूस्ड। तो वो दिक्कतें तो ज़्यादा हो जाती हैं। और अगर देखिए जो है मतलब सीमेन में होने वाले जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी ज़्यादा हो जाती हैं। तो जो मतलब जैसे मैंने कहा म्यूटेशन के चांसेस हैं या और दिक्कतें हैं, वो भी चांसेस कुछ तो बढ़ ही जाते हैं। तो ये मैं नहीं कहूँगा कि बिल्कुल ही कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर फादर को डायबिटीज़ है तो प्रोजेनी में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन चेंजेस अपार्ट फ्रॉम कि इनहेरिट करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और भी दिक्कतें तो थोड़ी थोड़ी बढ़ जाती हैं। सर फ्रॉम अ डॉक्टर स्टैंड पॉइंट, पहले हम सिर्फ फास्टिंग पीपी कराते थे फॉर डायबिटीज, फिर हमने कहा कि अब हम ग्लाइकोसाइलेटेड हाँ, हीमोग्लोबिन ये भी कराएंगे, एंड अभी नाउ होमा आईआर पे काफी फोकस काम है। चल रहा है। तो क्या फर्क है होमा और HbA1c में? देखिए, ऐसा है, एक तो जो आपने फास्टिंग पीपी का उस पर भी मैं तवज्जो देना चाहूँगा, क्योंकि फास्टिंग पीपी डायग्नोस्टिक टूल नहीं है डायबिटीज़ के लिए। फास्टिंग पीपी हम उन लोगों को कहते हैं जिनको डायबिटीज़ होती है तो हमें उनका कंट्रोल देखना होता है। लेकिन अगर डायबिटीज़ चेक करनी है तो हमें एक फास्टिंग ग्लूकोज कराना होता है जो ओवरनाइट फास्ट के बाद होना चाहिए, और सिर्फ पानी ले सकते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं ले सकते सवेरे से। तो फास्टिंग ब्लड शुगर कराते हैं, उसके बाद हम लोग 75 ग्राम ग्लूकोज देते हैं और
1 गिलास पानी में 200 ml पानी में, और उसके 2 घंटे बाद फिर टेस्ट करते हैं। ये एक तरीके का स्ट्रेस टेस्ट होता है। तो इसको ग्लूकोज दे करके स्ट्रेस दिया जाता है सिस्टम को, और उसके बाद जो है शुगर देखी जाती है कि शरीर में क्षमता है उस शुगर को कंट्रोल करने की या नहीं। अगर वो कंट्रोल कर लेता है, मतलब विद इन आपका 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर अगर वैल्यू आती है 2 घंटे बाद 75 ग्राम ग्लूकोज लेने के बाद, तो इसका मतलब आपको शुगर नहीं है। फास्टिंग शुगर 100 के अंदर अंदर होना चाहिए। तो ये तो आपने बता दिया फास्टिंग पीपी। अब ये होमा आईआर जो टेस्ट है, ये क्या है, मतलब हमें देखिए इसके बारे में होमा आईआर जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए, होमा जो है होम्योस्टैटिक असेसमेंट मॉडल हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये बेसिकली रिसर्च टूल है, हालांकि हाँ ये एक स्टेप आगे है। तो फास्टिंग पीपी जो है उसको तो मैंने आपको बताया कि फास्टिंग एंड 2 आवर पोस्ट 75 ग्राम ग्लूकोज हम लोग यूज़ करते हैं। एक दूसरा जो अभी आ गया है हम लोग यूज़ करते हैं ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन। तो ये एवरेज 3 महीने का बताता है। तो सिर्फ HbA1c कराने से फ़ायदा नहीं है, कराना वो फास्टिंग और 75 ग्राम ग्लूकोज के बाद, वो तो एसेंशियल है। वो आपको बताएगा आज की तारीख में आपको शुगर है या नहीं है। HbA1c पिछले 3 महीने का बताता है। तो अगर आपके पास मान लीजिए फास्टिंग और दोनों रिपोर्ट नहीं है, तो आप HbA1c की रिपोर्ट से भी कुछ आप डायग्नोज कर सकते हैं या प्री डायबिटीज आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन जो आप कह रहे हैं होमा आईआर, ये बताता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब इसमें कुछ एक चीज़ें हैं जो हम लोग रूटीनली इसे नहीं इस्तेमाल करते हैं। एक तो जो इंसुलिन रेजिस्टेंस का लेवल ये हमें बता देता है, ये एक स्टैंडर्डाइज लेवल नहीं है। जो इंसुलिन जो असे हैं इसके लिए ना हमें सीरम इंसुलिन लेवल असेसमेंट कराना पड़ता है। तो इंसुलिन जो है वो इंसुलिन के असेस अभी स्टैंडर्डाइज्ड हर लेबोरेटरी में नहीं है। कुछ एक लेबोरेटरी हैं जो कि स्टैंडर्डाइज्ड असेस यूज़ कर रही हैं। दूसरा, इसकी रेंज जो है एशियन पॉपुलेशन में, इंडियन पॉपुलेशन में, वो भी उसके लेवल्स बहुत ज़्यादा स्टैंडर्डाइज्ड अभी नहीं पब्लिश्ड हैं। और तीसरी चीज़ है इंसुलिन रेजिस्टेंस अगर आपने पता कर भी लिया है, तो आपके पास जो एवेन्यूज़ हैं वो हैं लाइफस्टाइल और डाइट रिड्यूस करने के। क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस आज अगर आपको है, इसका मतलब ये नहीं कि आज डायबिटीज़ है आपको। तो अगर डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ के लिए ट्रीट करना है। इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है उसको अभी हम लोग दवा के हिसाब से ट्रीट करने के लिए नहीं कहते हैं, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि आज आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो कल आपको डायबिटीज़ हो जाएगी। हो सकता है 10 साल नहीं हो सकता है 10 दिन में हो जाए। तो जब तक कि वो फास्टिंग और 75 ग्राम ग्लूकोज वाले अबनॉर्मेलिटी नहीं होती है, तब तक हम लोग डायबिटीज़ लेबल नहीं करते। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस अगर है तो भी आपको व्यायाम और डाइट पे अपना कंट्रोल रखना है। तो उस हिसाब से उस टेस्ट को आपको देखना चाहिए, और स्टैंडर्डाइज असे हो तभी कराने से फ़ायदा है। हाँ सर, कुछ जैसे कभी ऐसा हुआ कि कोई डाइनिंग टेबल पे खा रहा है, उसको वॉमिटिंग ब्रेथलेसनेस हुआ एंड सडनली कोमा में गया, या जिसे हम बोलते हैं DKA, विच इज़ अ वेरी कॉमन कॉम्प्लिकेशन। तो या पता ही नहीं था उससे पहले कि उनको डायबिटीज़ भी है, जब सीधा कीटो एसिडोसिस में गए तब पता लगा। तो इस तरह के कुछ क्लिनिकल केसेस हैं, तो ऑडियंस के इन्फॉर्मेशन के लिए शेयर कीजिए। नहीं देखिए, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी है। सबसे पहले तो मैं आपको, जैसे आपने बताया कि लोगों को जो है, कई लोग होते हैं जिनको बैठे बैठा एकदम से ब्रेथलेसनेस शुरू हो गई, तो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस तो एक कॉम्प्लिकेशन है। जिन लोगों का शुगर ज़्यादा होता है और बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उनको ये डायबिटिक कीटोएसिडोसिस होने की संभावना रहती है। जो सांस भी फूलने लगता है, गफलत में भी चले जाते हैं, कोमा भी हो सकता है और जान भी चली जाती है, ख़ास तौर से जो लोग बिल्कुल ही अनकंट्रोल्ड होते हैं। दूसरा जो है, ऐसे कई लोग होते हैं जिनको मिडिल एज में, यंग एज में, मतलब 30, 35, 40 साल में वज़न ज़्यादा है, एडिक्शंस हैं, स्मोकिंग, अल्कोहल, जो कि कंट्रोल बिगाड़ने में पूरी मदद करते हैं, और पता नहीं होता है कि शुगर है, और टेस्ट कराया नहीं, क्योंकि खुशमिजाज रहना चाहते हैं कि बीमारी नहीं है हमें, और एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। तो कभी जांच कराई नहीं कि भाई ठीक ही चल रहा है, एंड देन सडनली एकदम से उन्हें लगता है कि भाई छाती में दर्द हुआ और वहीं कोलैप्स कर गए। तो ये साइलेंट अटैक्स जो होते हैं, इनका भी एक कारण जो है शुगर है। क्योंकि शुगर के मरीजों को कई बार डिजीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाने के बाद तक ना शुगर की वजह से दिक्कत होती है, ना हार्ट डिजीज़ की वजह से पता होती है। तो हार्ट डिजीज़ बढ़ करके इतनी ज़्यादा हो जाती है कि एकदम से हृदयाघात या हार्ट अटैक ही हो जाए, और ये पता नहीं चलता है। तो ये ऐसे कई लोग होते हैं जिनको पैरालिसिस एकदम से हो जाती है। जब वो अस्पताल पहुँचते हैं तो पता चलता है कि शुगर बहुत ज़्यादा है। तो ये चीज़ें हैं। इवन जैसे आप कह रहे हैं, तो कई बार किडनी डिजीज़ के साथ डायलिसिस के लिए मरीज़ आ रहा है पहली बार, कि उसका गुर्दा अभी पता चला कि शुगर बहुत ज़्यादा, मतलब गुर्दा ख़राब है और डायलिसिस की ज़रूरत है, और तभी उसको देखा, पता चला कि शुगर भी उसे है। तो ये कई बार होते हैं कि कॉम्प्लिकेशंस के साथ ही हमें पता चलता है कि लोग हैं। सर, अगर किसी का किडनी, मतलब क्रिएटिनिन बढ़ गया है या उस स्टेज पे आ गया है, तो क्या उसका किडनी का जो भी प्रॉब्लम है वो रिवर्सिबल होता है? देखिए, जिस स्टेज पे डायलिसिस की नौबत आ जाती है, यूजुअली उस स्टेज पे तो रिवर्सिबल नहीं होता है। लेकिन हाँ, इसीलिए जैसे है ना, स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी है। जो पेशेंट्स को शुरुआत में प्रोटीन जब आने लगता है, तब हमारे पास दवाइयाँ हैं जो कि प्रोटीन जो यूरिन में आ रहा है, जो एक मार्कर ऑफ डिजीज़ है, किडनी डिजीज़ है, तो उसको हम थोड़ा सा रिवर्ट भी कर सकते हैं,
या फिर अगर वो प्रोग्रेस भी कर रहा है तो उसका रेट ऑफ प्रोग्रेशन जो है उसको हम स्लो कर सकते हैं। तो अगर किडनी डिजीज एंटिसिपेटेड है 3 साल में डायलिसिस की नौबत आएगी तो उसे बढ़ा करके 5 साल 6 साल, तो डिपेंडिंग अपॉन कि कितना प्रोटीन यूरिया बढ़ रहा है या सीरम क्रिएटिनिन का डिजनरेशन है, उसके हिसाब से आप ये पोस्टपोन कर सकते हैं। सर आजकल एक पेन आता है जिससे आप नीडल प्रिक करके अपना शुगर चेक करते हो, तो ये किन लोगों के लिए होता है? देखिए, जिन लोगों को शुगर है उनको हमेशा एडवाइस रहती है कि वो एक ग्लूकोमीटर रखें अपने पास, क्योंकि ग्लूकोमीटर से वो कभी भी नीडल से प्रिक करके, काफ़ी महीन नीडल्स होती है उनसे पेन नहीं होता है, तो वो प्रिक करके अपना टेस्ट कर सकते हैं। तो कभी जैसे सांस ज़्यादा फूल रहा है आपने बताया, तो चेक करना है कि शुगर ज़्यादा है या कम है, या बेहोश हो रहे हैं, लग रहा है कि चक्कर आ रहा है, तो चेक कर लिया कि शुगर ज़्यादा की वजह से आ रहा है या कम की वजह से आ रहा है। तो वो ग्लूकोमीटर एक होना घर में ज़रूरी है। उससे एक तो कॉम्प्लिकेशंस का पता चलता है, दूसरा ये भी पता चलता है कि आप अपना कंट्रोल, संडे को आपने दोपहर में चेक कर लिया, सैटरडे को नाइट पे चेक कर लिया, पार्टी से आए तो चेक कर लिया, तो आपको ये पता चल जाता है कि हाँ आपका शुगर ज़्यादा है या कम है, और आपको कितना कंट्रोल की ज़रूरत है, या आपको बदहज़मी है, बदपरहेज़ी कितनी की है आपने। तो एक अपना सेल्फ कंट्रोल के लिए भी एक वो बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। ऐसे ही जिन लोगों को ब्लड प्रेशर है उनके लिए भी मैं एडवाइस करूँगा कि घर पर ब्लड प्रेशर की मशीन रखें। ये चीज़ें सेल्फ कंट्रोल और पॉजिटिव फीडबैक के लिए ज़रूरी है। सर डायबिटीज़ के साथ एक और बड़ा चैलेंज आता है, फास्टिंग कैसे करें? अगर किसी को डायबिटीज़ है तो दवाई छोड़ के रखें या क्या करें? देखिए, कायदे से तो जिन लोगों को डायबिटीज़ है उनको फास्टिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम लोग हमेशा मना ही करते हैं। और शुगर के मरीज़ों को जो हम लोग एडवाइस करते हैं, हम एडवाइस करते हैं कि आहार नियमित रूप में लें और समय पे लें, क्योंकि वो कई दवाएं भी ले रहे होते हैं। तो और जो इंसुलिन पे होते हैं उनको भी, तो जिसको अगर कई लोग जो है बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा रिलीजियस होते हैं और वो फास्ट रखना ही चाहते हैं, तो उन्हें अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए किस हिसाब से रख सकते हैं। कई दवाएं होती हैं जो कि इंसुलिन को रिलीज़ करती हैं बॉडी में, तो वो फिर उस समय नहीं लेनी चाहिए। कुछ दवाएं हैं जो कि शुगर मतलब लेवल को, मतलब अगर नॉर्मल होता है तो उसे कम नहीं करती हैं, वो सिर्फ जब शुगर हम लोग कुछ खाना खाते हैं तब वो असर करती हैं, तो वो दवाएं तो फिर भी ले सकते हैं। इंसुलिन भी ऐसे ही 2 तरीके की होती है। एक इंसुलिन होती है जो बेसल इंसुलिन हम लोग कहते हैं कि वो 24 घंटे असर करती है, तो लेकिन वो भी खुराक उसकी थोड़ी कम करनी पड़ेगी। और जो मील रिलेटेड इंसुलिन होती है, शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन होती है, वो अगर नाश्ता नहीं ले रहे हैं या खाना नहीं ले रहे हैं उस समय, तो वो तो बंद करनी पड़ेगी उस समय। तो एकदम से मैं ये नहीं कहूँगा कि जो है मतलब इस एडवाइस के हिसाब से करें, लेकिन अपने डॉक्टर से पूछ लें कि भाई कौन सी दवा हम ले सकते हैं, कौन सी नहीं ले सकते हैं। और जो ले भी सकते हैं दवाइयाँ, उनकी भी खुराक कई बार कम करनी पड़ती है कि आप कितना लंबा फास्ट और ऑल टुगेदरली ले ही ना कि आज तो हम खा नहीं रहे तो हमें ग्लूकोज पचाने की जरूरत नहीं है। नहीं, वो गड़बड़ हो जाता है उसमें। जो आप जैसे बता रहे थे ना, वो डायबिटिक कीटोसिडोसिस वाले लोग, बिना खाए भी हो जाता है, वो हो जाता है, क्योंकि आपको क्या होता है कि आपने दवा बंद की तो शुगर आपका बढ़ गया। तो वो इससे पहले कि आपका शुगर कम होने वाली परिस्थिति में आप जाएं, तो शुगर दवा बंद करते ही शुगर शूट अप करना शुरू कर जाता है। और जब हाइपोग्लाइसीमिया, जब आप खाना नहीं खा रहे होते ना, तो बॉडी पहले स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करता है, क्योंकि बॉडी तो अपनी प्रक्रिया कर रहा है ना कि स्ट्रेस हार्मोन, अब आपके शरीर में इंसुलिन नहीं बन रहा है इसलिए शुगर कम नहीं कर पा रहा है वो, लेकिन स्ट्रेस तो हो गया ना बॉडी को। फास्टिंग इज ए स्ट्रेस, आप बॉडी को अपने स्ट्रेस तो दे ही रहे हो। तो स्ट्रेस जब आप देते हो तो स्ट्रेस हार्मोन बन जाते हैं। अब डायबिटीज में स्ट्रेस हार्मोन तो बन रहे होते हैं, उनमें कोई डिफेक्ट नहीं होता, सिर्फ इंसुलिन में होता है। तो स्ट्रेस हार्मोन आपके शुगर लेवल बढ़ा देते हैं। तो आप ये हमेशा नहीं सोचना चाहिए कि आदमी जब फास्टिंग में है तो हाइपोग्लाइसीमिया में ही गया होगा। आप कई बार जो है आप हाइपरग्लाइसीमिक कोमा में, जैसे आपने कहा डायबिटिक कीटोसिडोसिस में भी जा सकते हो। तो ये कई चीज़ें हैं, तो इसीलिए ना डॉक्टर से परामर्श किए बिना नहीं करना चाहिए। और इसीलिए मैं ब्लैंकेट कोई राय नहीं दूंगा आपके माध्यम पे। सर वो एक्चुअली होता क्या है ना, यहाँ पे कोई जल्दी से डॉक्टर के पास जाना नहीं चाहता, या तो उनके पास गूगल डॉक्टर है या पड़ोसी डॉक्टर है या फोन पे कोई एडवाइजर डॉक्टर है, देन सारी प्रॉब्लम उसी चीज की नहीं, वो ठीक नहीं है। इसलिए मैंने बताया जो चीज़, जो आपकी रेगुलर इंसुलिन है वो तो आपको बंद करनी पड़ेगी, जो आपकी बेसल इंसुलिन है वो थोड़ी खुराक कम करनी पड़ती है। और जो दवाइयाँ आप ले रहे हैं, जो ग्लिमिप्राइड टाइप की दवाइयाँ होती हैं जो कि इंसुलिन सेक्रीट कर रही होती हैं शरीर में, जो बनी बनाई इंसुलिन होती है उसको रिलीज करा देती है, तो वो बिल्कुल नहीं लेनी होती है। मेटफॉर्मिन है, ग्लिप्टिन्स हैं, ये आप फिर भी ले सकते हैं। ओके सर, आजकल बॉलीवुड सीक्रेट सॉस एक फॉर्मूला है ना, वो जल्दी से वेट लॉस करने का, जितने भी मोटे मोटे लोग हैं, ओजेम्पिक और विगोए और भी इसी तरीके है ये ड्रग्स, है ना, तो मोंजारो, ये सारे ड्रग्स है। हाँ, तो आप ओपीडी में प्रिस्क्राइब करते हो किसी को ये ड्रग्स? देखिए, ये सारे ड्रग्स जो है, मैं कहूँगा कि ये अच्छी चीज़ है कि आज की तारीख में, पहले मैं अगर आप कहिए तो 50 साल पहले हम लोगों के पास ना 2 ही दवाई थी शुगर के लिए, और वजन के लिए एक भी दवा नहीं थी। बीच में एक आती थी, वो 2 साल बाद डिसरेप्यूट पे चली जाती थी या बंद हो जाती थी। ऐसी कई दवाइयाँ आई हैं पिछले 2-3 दशकों में। और शुगर के लिए मैं कहूँगा आज की तारीख में बहुत अच्छा है, हमारे पास नई इंसुलिन्स भी हैं और हमारे पास बेहतर तकनीक भी है।
और टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए हमारे पास जहाँ पहले 2 दवाएं थी, आज की तारीख में 5-6 तरह की दवाइयाँ हैं, बल्कि 1-2 और आप मिला लीजिए जो हम लोग कॉमनली यूज़ नहीं करते, लेकिन हैं। तो ये जो है, इससे जो है डायबिटीज़ के मरीज़ों में दवा देने की संभावना और दवा लंबे समय तक लेने की भी जो है अवधि, वो अब रहती है। और हमारे पास ऑप्शन है, मरीज़ के पास भी ऑप्शन है। और जैसा फास्टिंग में हम 2-3 दवाएं दे सकते हैं, पहले सिर्फ मेटफॉर्मिन ही चल पाती थी। तो ये चीज़ें कई सिचुएशंस के लिए हमारे लिए फ़ायदेमंद है। और मैं कहूँगा शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है कि आज हमारे पास एक पूरी बास्केट है जिसमें 5-6 ओरल दवाइयाँ और 5-6 तरह की इंसुलिन भी है। लेकिन जैसे आपने कहा वेट के लिए, ये सारी दवाई आधी जो आपने की है वेट के लिए, रैपिड जो वेट लॉस के लिए यूज़ हो रही है, वो ठीक नहीं है। वेट का कभी भी हमारा उद्देश्य ये नहीं होता है कि वेट हम फ़ौरन लूज़ करवाएं। जितना जल्दी वेट लूज़ होता है उतनी ही जल्दी वापस आता है। जितना देर में और सस्टेन्ड एक्टिविटी या डाइट से हमारा वेट लूज़ होता है, उतना ही मुश्किल या उतना ही टाइम लगता है उसे वापस आने में। तो हम लोग जो मरीज़ को एडवाइस करते हैं, वो हमेशा, या जन समुदाय को भी एडवाइस करते हैं, वो कहते हैं स्लो एंड स्टेडी वेट लॉस, कि आप धीमे धीमे करिए लेकिन स्टेडी रहना चाहिए। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा, अगर कोई मरीज़ बहुत दवा या और बहुत अपने मतलब मेहनत के बावजूद, व्यायाम, खुराक के बाद भी अगर वेट लूज़ नहीं कर रहा है, तो कम से कम ये इंश्योर करे कि वेट मेंटेन रहे, एक्टिविटी भी रखे, क्योंकि एक्टिविटी शरीर के लिए उपयोगी होती है, और वेट मेंटेन रखे। वेट अपने में नहीं बढ़ रहा है, वो भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है एक किसी भी मरीज़ के लिए। उसके बाद जब एक बार वेट स्टैटिक रहता है, फिर कोशिश कर सकते हैं आप वेट रिड्यूक्शन के लिए। लेकिन वेट मतलब रिड्यूस किया फिर वापस आ गया, फिर रिड्यूस किया फिर वापस आ गया, वो ठीक नहीं है। जितना एक बार अचीव करें उतने पे मेंटेन करने की कोशिश करें। तो ये वाली जो वेट लॉस ड्रग्स हैं, ये कहाँ पे देनी चाहिए? अगर आप कह रहे हो नहीं वेट लॉस में यूज नहीं करते, वेट लॉस के लिए दवाइयाँ नहीं यूज़ करनी चाहिए। वेट लॉस के साथ अगर आपको दिक्कतें हैं, बीमारियाँ हैं, जैसे आपका रिस्क है, डायबिटीज़ है, हार्ट डिजीज़ है, या फिर आपको जॉइंट पेन्स हैं, और ये स्लीप एपनिया होता है, लोगों को हाइपोवेंटिलेशन हो जाता है, तो ये सारी दिक्कतें हैं, उनके लिए यूज़ करना चाहिए। पीसीओडी के लिए मैं एडवाइस नहीं करूँगा, क्योंकि पीसीओडी भी एक हार्मोनल प्रॉब्लम है और वेट और इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। और पीसीओडी की वजह से यूजुअली, अगर आप पीसीओडी, ओबेसिटी की वजह से तो पीसीओडी हो जाता है, वो ठीक है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, लेकिन पीसीओडी की वजह से इतना ज़्यादा वेट नहीं होता है कि आपको जो है ये टैबलेट्स लेनी पड़े। ये टैबलेट्स हम लोग विदाउट डायबिटीज़ जो है, हम लोग उन पेशेंट्स में कहते हैं जिनमें सीवियर ओबेसिटी हो, बहुत ज़्यादा सीवियर ओबेसिटी। बीएमआई देखिए, हम लोग जो है पहले हम लोग 25 का 23 कट ऑफ लेते हैं, अब 27 लेते हैं। तो अगर 27 के ऊपर आप मान सकते हैं, लेकिन 30 के ऊपर जो है फिर आप मान करके चलिए कि ये दवाएं यूज़ की जा सकती हैं। जैसे अदनान सामी एक स्टेज में था, उस टाइप की ओबेसिटी। हाँ बिल्कुल। या 100 के ऊपर, अगर 100 के ऊपर, हाइट के ऊपर लेके डिपेंड करेगा। मतलब 5-10 इंडियन स्टैंडर्ड इंडियन हाइट के 5-9 5-10, हाँ, उसमें अगर 100 वो भी ज़्यादा है उसके लिए, लेकिन हाँ ठीक है, 100 के ऊपर तो डेफिनेटली आप ओबीज हैं अच्छे खासे, तो वो बात सही है। लेकिन ये है कि हाँ, मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि जो वज़न है, तो वज़न अगर आप, लेकिन इन सब दवाइयों के बाद भी अपनी वेट लॉस एक्सरसाइजेज और डाइट तो करना ही करना है। वो तो सिर्फ दवाई खाने से क्या होगा, दवाई से आप खाते तो इसलिए जब ज़रूरत है तो लें। डायबिटीज़ के साथ तो ये दवाई हम लोग नॉर्मली भी यूज़ करते हैं, तो वो काफ़ी असरदार है, लेकिन बाकी जो है सिर्फ वेट रिडक्शन के लिए नहीं यूज़ करें जब तक कि आपको वेट रिलेटेड मॉर्बिडिटीज़ नहीं है। तो ये दवाई क्या करती है? बेसिकली भूख कम कर देती है या इंसुलिन को सक्रिय कर देती है? सक्रिय ज़्यादा कर देती है और भूख काफ़ी कम कर देती है। ओके, भूख काफ़ी कम कर देती है। हमारे लिए तो, हमने तो पिछले ये करीब 10 साल से हम ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं क्लिनिकल ट्रायल्स में। तो कई मरीज़ ऐसे हुए हैं जिनको जिस दिन वो इंजेक्शन लगाते थे, जो ओजेम्पिक के नाम से अवेलेबल है, तो उस दिन लगाते थे इंजेक्शन, हफ्ते में एक बार लगाना होता है इंजेक्शन, तो 6 दिन तक उसे भूख नहीं लगती थी। वो मरीज़ आया मेरे पास, लेडी थी, आई मेरे पास थोड़े दिन बाद कि डॉक्टर साहब हम तो मतलब एक ही दिन खाना खाते हैं, अब जो है 6 दिन हम खाना खा ही नहीं पाते हैं, जो इतनी ज़्यादा भूख कम हो जाती है। तो दीज ड्रग्स आर गुड, दे आर गुड बिकॉज एट टाइम्स, जैसे अभी बात हो रही थी, तो जीभ पे कंट्रोल नहीं होता है, लेकिन ये हमारी साइक फिर भी कंट्रोल नहीं होती है। हाँ, तो लोगों को ये है कि बहुत कम लोग खाते हैं, तो लोग टेस्ट से खाते हैं। तो लोग जो है यही ना, तो जब तक आप स्वाद के लिए खाते रहेंगे तो भूख कितनी भी कम होगी ना। मरीज आकर के कहता है डॉक्टर साहब ये मेटफॉर्मिन लिख दिया आपने, इससे तो हमारी भूख कम हो गई। हम उन्हें ये समझाते हैं कि हम तो चाहते हैं कि आपका खाना थोड़ा सा कम रखे, आप भूख कम रखिए, इसलिए आपकी मदद के लिए दिया है, लेकिन मरीज नहीं चाहता। वो पीपल आर नॉट हैप्पी, पेशेंट्स आर नॉट हैप्पी, दे वांट टू ईट। तो वो साइकोलॉजी हमें चेंज करना पड़ेगा कि वो जो है ना, सम पीपल लिव टू ईट एंड सम पीपल ईट टू लिव। तो वो हमें
जो है ईट टू लिव करना पड़ेगा कि भैया जो है ना हम खाना उतना ही खाएं जितने में हमारे रोजमर्रा की जिंदगी आराम से चले, स्फूर्ति के साथ और ठीक से चले। इसलिए नहीं कि हम खाना खाते रहें, कि हम जी तो इसीलिए रहे खाने के लिए। तो वो माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। सर जो डायबिटीज की ड्रग्स हैं या जो भी पेशेंट डायबिटीज के ट्रीटमेंट पर हैं, क्या इनके लॉन्ग टर्म कुछ बैड इफेक्ट्स होते हैं इन दवाइयों के, कि 15 साल लेने के बाद या 20 साल लेने के बाद? देखिए आमतौर पे अभी जितनी दवाइयाँ उपलब्ध हैं इनको बहुत साल हो गए हैं, और ये मैं नहीं कहूँगा कि बिल्कुल ही हानिकारक नहीं है, लेकिन अगर आप किसी भी दवा से कंपेयर करिए तो ये 99% काफ़ी सेफ है। जैसे मेटफॉर्मिन जैसी दवा है जो आप जिंदगी भर भी लेते रहिए तो आपको कोई ऐसी दिक्कतें नहीं होंगी। तो हानि किस तरह की होती है, क्या हानि है? देखिए हानि ऐसे ही है जैसे मतलब आपने अनसुपरवाइज या आपने ध्यान नहीं रखा तो विटामिन B12 डिफिशिएंसी हो गई, थोड़ी सी कंट्रीब्यूट कर सकता है उसमें। कुछ एक पेशेंट्स में जो है भूख जैसे मैंने बताया कम लगती है, तो शुरू में कई बार हो सकता है 10-15 साल कुछ ना हो, फिर थोड़ा सा वेट लॉस हो गया कई लोगों को, तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं। हालांकि ये दवा का असर है, दवा के साइड इफेक्ट्स एक तरीके से कह सकते हैं बहुत से बात है, टॉक्सिसिटी नहीं है दवा की, लेकिन ये है कि लिवर पे या किडनी पे हाँ, या तो ये काफ़ी सेफ है उस मामले में। ड्रग्स जो कि सेफ नहीं है वो ड्रग्स विड्रॉ ऑलरेडी हो गए मार्केट से, जो ये आई थी टोग्लिटाजोन आई थी, अब पाइग्लिटाजोन अवेलेबल है और भी ग्लिटाजोन्स आ रहे हैं, तो वो दवाएं अच्छी हैं। और अगर आप बेनिफिट टू रिस्क रेशियो देखेंगे तो बेनिफिट कहीं ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जो रिस्क है। और अभी भी हम लोग और विश्व भर में वैज्ञानिक ये शोध करते रहते हैं, स्टडीज़ करते रहते हैं कि इन दवाओं के देने से फ़ायदा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जनरल पब्लिक, या नुकसान ज़्यादा है। तो कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं है ऐसे जो कि हमने देखे हों और जो दशकों में आए हैं। तो ये मेडिसिन दे आर वन ऑफ द सेफेस्ट मेडिसिन जो मैं कहूँगा, क्योंकि डायबिटीज़ आज की तारीख में तो हार्ट डिजीज़ के लिए भी पहले शोध हो जाता है, उसके बाद ही मार्केट में आती है दवा। तो ये सोचना है कि ये नुकसान लंबे समय में कुछ भी करेगी बहुत ही चांसेस कम है। थैंक यू सर, आप आए, आपने इतना समय दिया, पेशेंट को एजुकेट कराया। डेफिनेटली उनको जो भी ये पॉडकास्ट सुनेगा उनको कहीं ना कहीं अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करने में भी हेल्प करेगा, और जो ऑलरेडी डायबिटिक है उनको ट्रीटमेंट में उस ट्रीटमेंट को फॉलो करने के लिए मोटिवेशन भी आएगा कि कोई साइड इफेक्ट नहीं है दवाई का, आप इसे लंबे समय तक ले सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है। सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर टाइम। Children don't shop for groceries. They don't even decide the family menu. We do. And with that power comes the responsibility to protect their health. They should inherit our love, our values, our wisdom, not our lifestyle diseases. Every meal, every snack, every choice counts. Let's choose health because their future is worth it. If this conversation touched you or added value to your life, please like, share, and subscribe and pass it to someone who might need it. Thank you.